And we have 2 more seconds to go. All right, friends, so now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रश्न करें. अमर, प्राची, सायरा, अमू, मुक्ता, जहीदा, आलोक एंड अदर्स. Thanks, we just move forward. 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, राइट डाउन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड से देन श्योर क्लास में जो भी डाउट है दो क्लास में गूगल फॉर्म से पूछ ले, लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार या गुरुवार को मैं उसको अपलोड करता हूँ. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं, स्टडी प्लान, वो सब मैंने गुरुवार के लेक्चर में आपको बता दिया. तो हम लोग देख रहे थे बजट टैक्सेशन. अब उसमें अब तक हमने देख लिया पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस खत्म, पिलर 2 बजट टैक्सेशन में ये इनकम टैक्स जीएसटी खत्म, कल रात ये ब्लैक मनी फाइनेंस कमीशन टैक्स अवॉइडेंस ये सब खत्म. उसी हैंडआउट के अंदर फाइनेंस कमीशन वाले हैंडआउट में पिलर 2 सी भी मतलब ये सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है. तो अब तक इसे जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में प्लॉट करें. बजट का रेवेन्यू पार्ट, एक तरफ सरकार को इनकम होती है, कुछ तो इनकम होती है सब इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह से, सो टैक्स रिसीट्स. उसके अलावा रेलवे टिकट, पोस्ट ऑफिस, सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट में से मिलने वाला डिविडेंड, ये सबसे भी कमाई होती है, लेकिन ये टैक्स के अलावा वाली कमाई है. इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. तो यहाँ तक तो कल देख लिया था. आज हम देखेंगे रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट के एक्सपेंसेस. ये जैसे पुराने लोन पर जो ब्याज चुकाना है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये पैसा आउटगोइंग है. मान लो गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पैसा जो गवर्नमेंट आरबीआई को वापस चुकाएगी, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट एंड दैट इज आउटगोइंग एक्सपेंडिचर. उसी तरह ये सब गरीबों को 5 किलो फ्री राशन देना है, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देनी है, तो ये सब सब्सिडी भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी और जो पुराने ओल्ड पेंशन वाले थे उनको पेंशन देना है, ये सब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. पूरा ग्राफिक आपके हैंडआउट में है. मैं इसको इधर बहुत जूम इन करूंगा तो आपका फॉन्ट अच्छे वो दिखेंगे नहीं, हैंडआउट में देखना. तो समझिए इनकमिंग के नाम पे पैसा जो है रेवेन्यू बजट में, तो टैक्स रिसीट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. अब जो ग्रॉस में है 42 लाख करोड़, लेकिन सारा गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती. उसका कारण क्या है, ये जो फाइनेंस कमीशन ने बोला उस हिसाब से सारे टैक्स का 41% स्टेट्स को दे देना है, तो करीब 14 लाख करोड़ है. लेकिन सेस और सरचार्ज यूनियन स्टेट्स को नहीं देता है, वो हमने देखा था. हाँ, तो मतलब ग्रॉस में हो सकता है 42, लेकिन नेट में आएगा 28. फिर हमने देखा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, तो वो करीब 5 लाख करोड़ का. ये रेलवे पोस्ट की डिविडेंड, सरकार ने किसी को लोन दिया वो उसको ब्याज दे रहा है, अमेरिका से यूएसए का फ्री में पैसा गया ग्रांट का, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. अब हम बात कर रहे हैं आउटगोइंग मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आउटगोइंग में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा. उसमें आप देखिए बिगेस्ट नंबर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट. मतलब अगर यूनियन ने लोन लिया था, जो भी आरबीआई से लिया था, इन्वेस्टर से लोन लिया था, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट चुकाना था, इंटरेस्ट का ही 12 लाख करोड़ रुपए हर साल चुकाना है. तो याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट कौन सा खर्चा है, तो ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का. उसके अलावा भी जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जैसे सब्सिडीज, ग्रांट्स. ग्रांट्स मतलब क्या, कि इसी फाइनेंस कमीशन ने जो ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती बॉडी, ये सब के लिए ग्रांट्स का पैसा दिया, जो हमने गुरुवार के लेक्चर में देखा था, वो करीब 4-5 लाख करोड़ के ग्रांट्स. तो वो भी यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटगोइंग है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर सब्सिडीज, अब सब्सिडीज के नाम पे करीब 4 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है. इसको भी याद रखना है मेंस के लिए. ये डेटा मेंस के लिए याद रखना है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 4 लाख करोड़ रुपीस इन सब्सिडी. और उसके भी अंदर 3 बिगेस्ट सब्सिडीज आर, पहला है फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़. ये किसानों से अनाज खरीद के गरीबों को सस्ता फ्री में देना है, 2 लाख करोड़ उसमें जा रहा है. किसानों को खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइजर देना है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा. एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी देनी है 12,000 करोड़. एक जमाने में पेट्रोल और डीजल की भी सब्सिडी दी जाती थी, पर वो बंद है. छोटी मोटी और भी सब्सिडी जाती है, जैसे लोन पे स्ट्रीट वेंडर की कौन सी स्कीम थी, वो नहीं दी. तो ये सब में भी जाता है. जो 3 सबसे बड़ी सब्सिडीज हैं वो कौन सी है, फूड, फर्टिलाइजर, एलपीजी. तो दिस इज द सीन. इधर छोटे स्क्रीन पर शायद आपको पूरा ग्राफिक्स नहीं दिखे, हैंडआउट में देखना. आगे बढ़ते हैं. नाउ सब्सिडी पे आज हमारा पहला सेगमेंट है सब्सिडी. वो जो भी 20-30 मिनट चलेगा, फिर ब्रेक होगा, फिर आगे और चीजें पढ़ेंगे. टैक्स और सब्सिडी में क्या डिफरेंस है. टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट. जक मार के देना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, बाध्य है. सब्सिडी ऐसी चीज है कि इट इज अ बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल और अ कंपनी. कंपनियों को भी ये सब जो हम आगे देखेंगे पिलर 4, 5 के अंदर सब्सिडी अलग अलग योजना में मिलती है. तो ये सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट हेल्प में दे रही है. पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडी. कोई किसान ये जैसे एक योजना है कि 6,000 रुपये टू फार्मर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. अब कोई किसान ने मैं बहुत खुदा आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तो मना कर सकता है. तो पर्सन में रिफ्यूज, बट रिफ्यूजल टू पे द टैक्स इज पनिशेबल. मतलब लॉजिकल बात है, सजा हो जाएगी, जेल में फिट कर देंगे. लास्टली मुकेश अंबानी का मैंने 500 करोड़ का इनकम टैक्स भरा, लेकिन गवर्नमेंट उसके सामने उसे कोई स्पेसिफिक और डायरेक्ट गुड्स प्रॉमिस नहीं करती है कि मुकेश भाई आपकी बीएमडब्ल्यू जब मुंबई की सड़कों से गिरे जाएगी, उसको एक भी पॉटफोल नहीं मिलेगा, कोई गड्ढा नहीं आएगा. ऐसी कोई स्टैम्प पेपर पे गारंटी नहीं है कि आप टैक्स भरते हैं इसलिए आपको दूसरों से अलग एक्सक्लूसिव अच्छी कोई फैसिलिटी मिलेगी. नो. वेयर सब्सिडी ऐसा, इसमें स्पेसिफिक बेनिफिट इज प्रॉमिस्ड कि पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलेंगे किसान को. तमिलनाडु में गम्मा कैंटीन स्कीम है, तो 1 रुपये में उसको इडली मिलेगी, तो स्पेसिफिक बेनिफिट्स आर प्रॉमिस्ड. आगे तो सीधी लॉजिकल बात, हाँ भाई ये टेक्स्ट बुक्स में दिया है, आपने याद रखना है, और उस हिसाब से एमसीक्यू में फीचर पूछे जाए तो टिक करते हैं. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज. कुछ जो सीधा कैश में या बैंक ट्रांसफर में दिया जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, एलपीजी पहल सब्सिडी, सिलेंडर खरीदने के लिए 200 रुपये, तो सीधा कैश में मिल गया. कुछ सब्सिडी आपको काइंड में दी जाती है. काइंड शब्द मतलब समझो, काइंड का मतलब यहाँ दया नहीं है, काइंड मतलब वस्तु के रूप में. कैश का ऑपोजिट क्या है, काइंड. जैसे गरीब बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक ये सब फ्री में दिया जाए, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई उपचार फ्री में दिया जाए, या जो इंश्योरेंस की सर्विस है उसे फ्री में दिया जाए, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी. कुछ होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी. वैसा मान लो अभी आज ही मैं देख रहा था, ये इधर अहमदाबाद में कोई एक स्कूल है, उसकी फी है 33,000 रुपीज़. तो मतलब ये तो स्टूडेंट ने खुद भरना है. लेकिन मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में गए तो 0 रुपये फी है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल के टीचर को कोई तो सैलरी दे रहा है ना. तो कौन दे रहा है, सरकार, जो भी उसकी मान लो 20,000 रुपये सैलरी है. अगर ऐसा नहीं होता तो आपने सरकारी स्कूल में भी फी भरनी पड़ती 20,000 टू पे फॉर द टीचर, राइट. तो यहाँ गवर्नमेंट ने आपको फ्री में एजुकेशन दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको मिला है कि क्योंकि सरकार ने वो टीचर की फी खुद के पैसों से उसको सैलरी दे रही है वगैरह. उसी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज में मान लो, या कोई और कॉलेज है कि मान लो 10,000 फी हो, और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख फी हो. क्यों, क्योंकि सरकार बीच में खुद से वो सारे खर्चे, वो कॉलेज चलाने का खर्चा, उसमें टीचर्स की सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल, सारे इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट इज पेइंग. तो ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट सब्सिडी है. यहाँ समझो सरकार खुद बच्चों को 33,000 नहीं दे रही है स्कूल में पढ़ने का, सरकार उन टीचर्स को दे रही है. आपको सस्ते में या फ्री में सब मिल रहा है.
इनडायरेक्ट सब्सिडी, देन रेगुलेटरी सब्सिडी। फॉर एग्जांपल स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो ये बोल दे कि जो फैक्ट्री है उसे 1 यूनिट बिजली का प्राइस होगा 15 रुपीस, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको 1 यूनिट बिजली का प्राइस होगा 10 रुपीस, और जो किसान है वो बहुत गरीब है तो उसको फ्री में मिलेगा। तो ये सब जो है यहाँ पर आप समझिए मिडिल क्लास को या किसानों को जो सस्ते या फ्री में मिल गया, कैसे डिसाइड हुआ? कोई रेगुलेटर था इलेक्ट्रिसिटी बॉडीज का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का, उसने डिसाइड किया। सो दीज आर रेगुलेटरी सब्सिडीज। प्रोक्योरमेंट सब्सिडी, मान लीजिए मार्केट में अनाज का भाव चला है 1000 रुपये और सरकार किसान को कहे कि तुमसे हम 1200 में खरीदेंगे क्योंकि तुम बहुत गरीब हो तो हम तुमसे ज़्यादा भाव में खरीदेंगे। तो ये जो प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद हुई, तो यहाँ पर भी समझो मार्केट से 200 एक्स्ट्रा गया ना, तो ये सब क्या है? सब्सिडी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके बारे में हम लोग पिलर 4 में समझेंगे, अभी हम लोग सेकंड पिलर में, ये सब प्रोक्योरमेंट सब्सिडी है। देन इंटरेस्ट सब्सिडी, जैसे याद करें वो जो पीएम स्वनिधि योजना थी 60% ब्याज उसमें से सरकार लगभग सब कुछ दे दे, तो फिर जो स्ट्रीट वेंडर था उसे 0.25 ब्याज भरना पड़े, तो ये सब क्या है? इंटरेस्ट सब्सिडी। उसके बारे में हम ऑलरेडी पिलर 1 डी फाइनेंशियल इंक्लूजन में देख चुके हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मान लीजिए सरकार रेलवे चलाती है, उसने तय किया हर एक रूट पे चाहे आदमी को ट्रांसफर करूँ या सामान को ट्रांसफर करूँ मुझे 100 रुपये कमाने हैं। फिर सरकार बोला नहीं, ये तो पैसेंजर तो बहुत गरीब है तो इनको सस्ते में देते हैं 80 में, तो यहाँ पर लॉस हो गया गवर्नमेंट का 20, अब लॉस की भरपाई कैसे करें? तो ये जो भी माल वाहन है फ्रेट गुड्स उसमें हम 20 ज़्यादा चार्ज तो 120 चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए सरकार आपको सस्ती रेल टिकट खुद के पॉकेट से नहीं दे रही है, नया करेंसी नोट छाप के नहीं दे रही है, वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की किसी और से ज़्यादा महंगा मांगा ताकि आपका सस्ता हो जाए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है, किसान को फ्री में मिल रहा है बिजली, तो इसका मतलब क्या फैक्ट्री वालों की सरकार ज़्यादा बिजली का बिल चलाती है। मान लीजिए अमेरिका में एक चिकन का प्राइस हो 10 और भारत में भी ऐसा कोई पोल्ट्री फार्मर हो और उसके चिकन का प्राइस हो 20, क्योंकि स्वाभाविक है अमेरिका में उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, सारी चीज़ें वहाँ पर अलग चलती है, तो सस्ते में मुर्गी बेच सकता है। अब अगर एक इंडियन कस्टमर को ऑप्शन दिया जाए तो वो क्या करेगा? देशभक्ति करेगा कि नहीं मैं तो भारत की मुर्गी मुझे चाहिए? नहीं, जो सस्ता मिले तो ही विल बाय द चीप अमेरिकन पोल्ट्री। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया के पोल्ट्री फार्मर का लॉस कैसे भरपाई करे? एक तो काम ये हो सकता है कि भारत सरकार उसको कहे देखो भारत के पोल्ट्री फार्मर तुम भी 10 रुपये में बेचो, तुम्हारा लॉस हो गया 20 की जगह 10 में बेचा तो कोई नहीं, हम तुम्हें 20 रुपीज़ की जो चीज़ तुम बेचना चाहते थे 10 में बेच रहे हो तो तुम्हारा लॉस है, तो गवर्नमेंट 10 रुपीज़ का डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पैसा दे देगी, तो कैश ट्रांसफर करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। दिस इज ऑप्शन 1। तो इस केस में आप समझो कि जो भी इंडियन कस्टमर है अमेरिका या इंडिया किसी से भी वो खरीदे 10 रुपये में मिलेगा। दिस इज वन थिंग। लेकिन फिर सरकार सोचेगी ऐसा हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो बाकी योजनाओं के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। अब ये सब मुर्गी वगैरह के लिए हम सब्सिडी देना चालू करें तो ये अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है अपनी विचारधारा उसके हिसाब से नहीं है, मांस मच्छी वगैरह को बहुत प्रमोट करना। तो हम क्या करें? अमेरिका से आने वाली मुर्गियों पे भी प्रतिबंध डाल दो, बैन कर दो। तो क्या होगा? भारत में जिसको भी ये मुर्गी खानी है तो जब मार के भारत के पोल्ट्री फार्मर से खरीदेगा और पोल्ट्री फार्मर उसको 20 में बेचे 30 में बेचे, आपके पास विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट रेट जो होना चाहिए 10 उसकी जगह इसको 10 एक्स्ट्रा मिला 20, तो ये एक्स्ट्रा कौन भरा है? सरकार भर रही है? नहीं, कौन भरा है? कस्टमर। तो इसे हम क्या कहें? इम्प्लिसिट सब्सिडी, अंतर्निहित। इम्प्लिसिट ऐसे कि आपके प्राइस में एम्बेड हो गया क्योंकि सरकार ने सस्ता वाला माल आपके पास आने ही नहीं दिया, गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ इट टू रीच। तो ये एक एग्जांपल इम्प्लिसिट सब्सिडी का, और ये मैं काल्पनिक नहीं बनाया, असल में ऐसा है कि भारत सरकार ने अमेरिकन पोल्ट्री पर बैन लगा के रखा था कई सालों तक, फिर बिडेन बीच में आया तो हाँ कि हम छोड़ देंगे, फिर अभी ट्रम्प वापस आया तो और कुछ चलता है। सो यस दिस इज एन इम्प्लिसिट सब्सिडी। तो हमने सब्सिडी के टाइप्स देखे, अब उसकी असर देखते हैं। कुछ तो पॉजिटिव असर है, ये जो महिलाएं हैं लकड़ी काट के चूल्हा जलाएं तो एक तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट के लिए खराब है, इंडोर एयर पोल्यूशन से उसको श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो उसकी हेल्थ के लिए खराब है। तो सरकार ने क्या, तुम एलपीजी सिलेंडर खरीदो, मान लो ये 900 रुपये का है, सरकार कह रही है इतना महंगा तुम नहीं खरीद सकते, 200 हम आपको सब्सिडी देंगे, आप 700 में ले लो। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द सब्सिडी है कि जहाँ हेल्थ के लिए एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो रहा है। तो ऐसे जो मेरिट गुड्स है, लाभदायक वस्तु, हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस, रिसर्च, एलपीजी, सोलर पैनल, इस पे दिया जाए सब्सिडी तो बेस्ट है। तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट कब होती है? मान लीजिए फर्टिलाइजर कंपनी, फर्टिलाइजर क्या है कि आपको हेल्थ अच्छी करनी है, आप क्या करें? दूध पिएंगे तो भी हेल्थ अच्छी होगी, आपके उसमें बॉर्नविटा मिला के और हेल्थ अच्छी होगी। सिमिलरली आपने सीड्स डाल दिए जमीन में तो भी फसल लगनी है, लेकिन आपको ज्यादा फसल चाहिए, आप उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो फर्टिलाइजर इज लाइक बॉर्नविटा। अब जैसे कि फर्टिलाइजर यूरिया, मान लीजिए सरकार ये सब कंपनियों को कह देखो ये यूरिया 1000 रुपये का होना चाहिए, लेकिन किसान बहुत गरीब है तो हम आपको 400 की सब्सिडी देते हैं, किसको? कंपनी को, ताकि आप उसको 600 में बेचना, आपके तो बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन इसमें नेगेटिव क्या है कि नेपाल में, बांग्लादेश में उनकी सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को वो ऐसा सब्सिडी दे सके। तो भारत का बहुत सारा यूरिया स्मगल होकर नेपाल बांग्लादेश में चला जाता है, क्योंकि समझो स्मगलर इधर से 600 में लेगा और उधर उनको 800 में भी बेचे तो भी समझो बांग्लादेश या नेपाली फार्मर से 1000 से तो मुझे सस्ता ही मिल गया। तो दिस इज नेगेटिव इंपैक्ट, हम उनको पाल रहे हैं। अनदर नेगेटिव इंपैक्ट, एक जमाने में किसानों को इरिगेशन सिंचाई के लिए जो पंप सेट चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव तक नहीं पहुंची थी, तो डीजल से पंप सेट चलाना पड़े। तो सरकार ने ऑयल कंपनियों को कहा देखो तुम डीजल सस्ते में बेचोगी, 50 नहीं 20 का ही होना चाहिए। आपके तो अच्छी बात है, अनाज पकेगा तो फूड सिक्योरिटी होगी। लेकिन जो पेट्रोल डीजल का जी पेट्रोल पंप है तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि आया वो किसान है या कोई थार या स्कॉर्पियो लेके आया है, तो उसको भी सस्ता 20 रुपये का मिलेगा। फिर आप समझिए वो तो उतरेगा ही नहीं गाड़ी में से, पूरा दिन गाड़ी में चलेगा, गाड़ी में सोएगा, क्योंकि फ्री में मिले तो डबल जोर से लोग यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन बढ़ता है। तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सब्सिडी। इसलिए बाद में गवर्नमेंट ने ये डीजल सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी सब बंद कर दिया। सब्सिडी में प्रॉब्लम होती है लीकेज कि ऊपर से सरकार 100 रुपये भेजे और गरीब को सिर्फ 2 रुपये मिले, क्योंकि बीच में सारे ऑफिसर और भ्रष्ट नेता खा जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है कि सब लोगों के बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ लिंक करो, पैन कार्ड के साथ लिंक करो, तो फिर पता चल जाएगा कौन अमीर है कौन गरीब। तो फिर जो गरीब है सिर्फ उसको सब्सिडी पहुंचे, टारगेटेड डिलीवरी हो सके। अब इसके लिए सबसे पहले गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेगा, तो जनधन बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया। फिर पता चला ये सब लोग के गाँव में तो ब्रांच की फैसिलिटी नहीं, तो पैसा विड्रॉ कैसे करेगा? तो वो सब यूपीआई से स्पेंड करे मनी, उसके लिए क्या चाहिए? मोबाइल। तो मोबाइल के साथ यूपीआई ये सब प्रमोट करेंगे अब। तो जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी, और इसकी मदद से लीकेज कम हो जाए क्योंकि हम फिर अमीर को नहीं देंगे वगैरह, ये सब बातें हुई। इसमें अच्छा बुरा क्या है हम लोग मेंस के लेक्चर में नेक्स्ट वीक समझेंगे। अब ये सब चला था, फिर इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने क्या कहा कि नहीं ये सब बंद करो, सारी सब्सिडी बंद कर दो, क्योंकि गरीबों तक नहीं जा रही, सीधा ही गरीबों के खाते में 8000 टू 12000 रुपीज सीधा दे दो उनको पूरे साल के लिए, और इसे हम क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई। अब गवर्नमेंट ने सबके लिए तो ये नहीं किया, लेकिन किसानों के लिए कर दिया, पीएम किसान स्कीम 6000 रुपये, महाराष्ट्र में वो लाल की बहन योजना कुछ 1500 रुपये देंगे वगैरह चलता है। तो ऐसा सब यूबीआई कर देना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फ्री बाई दे देना, रेवड़ी दे देना, ये कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है ये हम लोग पढ़ेंगे, पर वो ओपिनियन की बात है, तो मींस का मुद्दा है, नेक्स्ट वीक लेक्चर में हम मींस के लेक्चर में समझेंगे।
देखिए सलमान भाई, आप अपनी सारी सब्सिडी लेना बंद कर दो, एलपीजी सब्सिडी और कोई भी सब्सिडी। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी आरती उतारेंगे, आपका फोटो वेबसाइट पे डालेंगे। हाँ दया बहन, मेरा दया हृदय परिवर्तन हो गया, अब से मैं सब्सिडी नहीं लूंगा। तो ये जो मैंने आपको जोक बताया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। कि आप टैक्स भरो, सब्सिडी मत लो, हम आपकी आरती उतारेंगे, आपका फोटो वेबसाइट पे डालेंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दे और वो आदमी का हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। तो ऐसी सब हवा हवाई बात ये भाई करने लगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। बाद में इसको इसने रिजाइन किया इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से, फिर ये गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ बनाया, फिर उधर से उसको लात मार के निकाल दिया क्योंकि कुछ गड़बड़ उसने की थी। तो दैट वाज द गाय। आजकल ये इधर उधर पॉडकास्ट में बहुत घूमता है, खुद को वापस अपनी नेगेटिव पीआर शांत करने के लिए। एनीवेज, नेक्स्ट इज सब्सिडीज। तो सब्सिडी हम देख रहे हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। ठीक है, हर साल मैंने आपको बताया करीब 4 लाख करोड़ तो सब्सिडी में जाते हैं और उसके अंदर 2 लाख करोड़ तो फूड सब्सिडी का करीब चले जाता है। अब 2022 में सरकार ने ये सोचा था कि फूड सब्सिडी के नाम पे हम लोग 2 लाख करोड़ का खर्चा होगा, ये सब गरीबों को 5 किलो जो फ्री राशन देना है 80 करोड़ जनता को वगैरह में। लेकिन फिर एक साल बाद उन्होंने जब एस्टिमेट लिया, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर जब प्रोसीड होता है 6-8 महीने खर्चा आप देखते हैं, पता चले तो भाई बहुत बढ़ गया, 2.87 हो गया। ऐसा क्यों? मतलब सब्सिडी का बिल हमारा कुछ बार ओवर क्रॉस हो जाता है। इसका कारण ये कि जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो फ्री अनाज बांटना है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, छठी पिलर में देखेंगे। ओरिजिनली ऐसा था कि ये स्कीम तो मुझे 2022-23 में उसको बंद कर देना था, मान लीजिए 1 जनवरी 23 को बंद कर देना था। फिर सरकार को याद आया नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में चुनाव है तो फ्री का अनाज नहीं देंगे तो फिर वोट नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, जबकि पहले प्लान था कि बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक है आप जो प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका जो भी टारगेट है वो चेंज हो जाएगा, ओवरशूट हो जाएगा। तो ये सब चलते रहता है। हालांकि मेंस में से हम और आराम से समझेंगे। तो वी आर डन विद बजट का रेवेन्यू पार्ट, और उसमें सब्सिडी एक बड़ी चीज थी। सैलरी, सरकारी सब अधिकारियों को, स्टाफ को जो पैसा सैलरी में देना है वो भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसके लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो इसके लिए बनता है पे कमीशन। पहला पे कमीशन का कौन था, वो शायद वरचरिया या कोई था, वो आईएएस में नहीं पूछेंगे, स्टेट सर्विस में सब याद होना चाहिए। सातवें पे कमीशन का बॉस कौन, जस्टिस ए.के. माथुर। कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, स्वाभाविक है सैलरी की बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेगी। कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, तो जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब 7th पे कमीशन ने जो सुधार किए, अब समझिए एग्जैक्टली वो क्या बोल के गया और क्या होने वाला है। तो जब आप सिलेक्ट होंगे आईएएस आईपीएस कुछ भी, तो आपकी ट्रेनिंग होगी ना, तब वो आपको सिखाएंगे कि तुम्हारा इतना सैलरी का ये बेसिक होता है, उसका इतना एचआर चलता है। तो उसमें हम नहीं जा रहे, हमें कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए एकदम सिंपल से एमसीक्यू टिक करने के लिए। पहले ये था पे बैंड, पे ग्रेड, ये सब सिस्टम थी। अब ऐसा नहीं है, अब सब कॉर्पोरेट कंपनियों जैसा कर दिया है। पे मैट्रिक्स कि मान लो लेवल 11 है तो तुम्हारा इतना पगार होगा, तुम्हारा लेवल 13 है तो इतना पगार होगा, वगैरह वगैरह। तो दैट इज न्यू पे मैट्रिक्स सिस्टम, लेवल बना दिए सबके। फिर मिनिमम पे कि सरकारी नौकरी में, केंद्र सरकार में जो सबसे नीचे वाली कौन सी पोस्ट होगी, ग्रुप डी, उसमें मान लो कोई प्यून है तो उसकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए, 18,000 रुपये। हालांकि तो 5 साल पहले उस पर फिर वो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस और बहुत सारी और चीज मिलेगी तो और पैसा उसको आएगा। उसी तरह मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है उसकी कुछ उसने बात की होगी। एग्जैक्ट फिगर्स काम के नहीं है, हमें बस बेसिक वर्ड्स पता होने। अच्छा, पे मैट्रिक्स सिस्टम होती है वगैरह। एक जमाने में ये होता था कि मान लीजिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्यून की नौकरी कर रहे हैं, फिर आपके मुझे साइकिल लेनी है, तो जो आपका डिपार्टमेंट, आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपये, तो आपको एडवांस में ज़्यादा पैसे दे देंगे कि ये लो 40,000, और तुम्हें मान लो बाइक खरीदना है तो तुम बाइक ले लो, तो ये 1,00,000 का लोन हो गया। लेकिन ये जो लोन हुआ इस पर कितना इंटरेस्ट जवाब है कुछ वो मांगेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, मतलब सैलरी तो है पर आगे के कुछ महीनों की सैलरी तुमको एडवांस में देके मोटा पैसा मिले, आपको कोई चीज खरीदनी है, यू कैन कंटिन्यू। तो टू परचेज कंप्यूटर हाउस वगैरह, ऐसे इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस एक डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। तो ये तो पहले भी था और अभी भी चालू रखा 7th पे कमीशन ने। लेकिन एक जमाने में इसके अलावा इंटरेस्ट भी एडवांस भी मिलते थे। ये जो प्यून है, ये साइकिल जो है, मतलब उस जमाने में प्यून की सैलरी मान लो 3,000 और साइकिल आती है 4,000 की, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में दे दो, फिर अगले महीने एडजस्ट करेंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ऐसा भी सब डिपार्टमेंट्स करते थे। तो 7th पे कमीशन ने ऐसे जो इंटरेस्ट फ्री अलाउंसेस थे वो बंद कर दिए। ये तुम अब तुम्हारी सैलरी भी बढ़ी, या तो बैंक से लोन ले लो या डिपार्टमेंट से भी लोगे तो लोन के रूप में गिना जाएगा, कोई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं। 7th पे कमीशन से पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब बना था। 7th पे कमीशन बना था 2016 में। इस पे कमीशन ने एक फॉर्मूला दी थी, डॉक्टर आइकॉर्ड फॉर्मूला। मतलब डॉक्टर आइकॉर्ड कोई बड़ा लेबर इकोनॉमिस्ट होगा विदेश का, तो क्या करेगा कि समझो आज ये 4 चीजें आपको चाहिए एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, 1 2 3 4। तो हर साल इसके हिसाब से आपकी मान लो सैलरी 30,000, अगले साल भाव बढ़ाते हैं 30,000 होना चाहिए। फिर कुछ साल बाद और चीज आ जाएगी, 5वां चाहिए कि घर में 4 लोग हैं तो 4 को फोन चाहिए क्योंकि बच्चे को भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी 40,000 होनी चाहिए। तो आम आदमी को कौन कौन सी चीजें चाहिए और उसका जो प्राइस चेंज होता है उस हिसाब से सैलरी चेंज होगी। किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, इधर हम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये 7th पे कमीशन है। तो 7th पे कमीशन ने ये कहा कि जो आइकॉर्ड फॉर्मूला है उसी के हिसाब से हर साल सैलरी बढ़ाते रहना। तो क्रिटिक्स को ऐसा लगा कि सरकार कभी 8वां पे कमीशन बनाएगी नहीं, यही लास्ट एयर बेंडर है, यही आखिरी, इसके बाद कोई नहीं होगा। ये बोल के अब सैलरी इसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। हालांकि 2025 बजट में सरकार ने ये कहा कि देखो हम 8वां पे कमीशन बनाएंगे, इसी एफसीडी। तो 2016 से 25 तो बहुत सारे साल तो चले गए, अब क्यों बनाया? मुझे ऐसा लगता है, आप याद करें 300 पार होने थे, नहीं हो पाए, कम सीटें आई बीजेपी को, तो फिर इनको लगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इन लोगों ने भी फेवर में वोट नहीं किया होगा तो सबको खुश रखना चाहिए, तो इस कारण से 8th पे कमीशन बनेगा। तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि आपको भी सरकारी नौकरी में पे कमीशन बने, समझो वो कुछ ज्यादा सैलरी देता है, वरना ये सब के अंदर क्या होगा, मान लो कि 2-2 टका आपकी सैलरी बढ़ती है, ऐसा कुछ है तो सीधा 10-15 टका सैलरी बढ़े, तो इट इज अ गुड थिंग। तो ये सब क्या डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपना पावर कैसे दिखा सकते हैं, वोट से। तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग। इसके मुकाबले आप देखो नेपाल भूटान में क्या स्थिति है, खासकर नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इतने वीक है, ये सब नहीं होगा। इस कारण से मैं कुछ वीडियो देख रहा था, पब्लिक कमाल कर रही है, बस और सब जला रही है, मिलिट्री वाले चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि शायद उनको भी ये लोग हमारे लिए क्या करते थे नहीं, ताकि हम ज्यादा कुछ करें। तो मैंने एस्पेक्ट्स वो सोचने बैठो की बात है यार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, तो पे कमीशन मैंने आपको बताया। पहला तो बना, उसका नाम याद रखना है, वरचरिया स्टेट सर्विस के लिए। 7वां बना ए.के. माथुर, वो भी याद रखना है। अभी 8वां उन्होंने बोला हम बनाएंगे, ऐसा बजट में बोल दिया, लेकिन चेयरमैन अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये क्या है कि तो 2026 में शायद वो असल में चेयरमैन अनाउंस करेंगे। फिर चेयरमैन भी समझो 2 साल तो स्टडी करेगा, जैसे ए.के. माथुर ने 2 साल तो स्टडी किया ना, तो कब 2028 में उसका रिपोर्ट आएगा, फिर सरकार सोचेगी उस हिसाब से 2029 या 30 जब भी, मतलब जो नेक्स्ट चुनाव या क्या साइकिल दिखती है उस हिसाब से उसका अमल होगा। तो जरूरी नहीं कि तुरंत डे 1 से सब हो जाएगा। एनीवेज, ये सब रटना क्यों होता है? स्टेट सर्विस का जो पेपर निकलता है उसके प्रोफेसर्स को क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट बनाने वाले क्या चैट जीपीटी को बोलेंगे तुम मुझे 10 सवाल देके दो 10 टॉपिक से, आपको लगता है ये जो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर है वो इतनी भी एफर्ट मारेंगे नहीं, उनको कुछ भी ढूंढना या क्रॉस चेक करना नहीं पड़े, ऐसा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन निकालो। उसके वास्ते क्या करें, पुरानी क्वेश्चन बैंक ही खोलो, 5 साल पहले क्या पूछा था कि फर्स्ट पे कमीशन का बॉस था वरचरिया, हाँ तो फिर से पूछ लो वही।
ताकि कोई मगजमारी नहीं। तो इसलिए ऐसे जो सुपरलेटिव्स होते हैं उसमें भी फर्स्ट वाले, आप समझो अगर मैं ये कहूँ कि बिगेस्ट इकोनॉमी, इसमें तकलीफ है, ये तो अगले साल चेंज भी हो सकता है कि यूएसए के बदले चाइना हो जाए, लेकिन मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट कौन था, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये इस कारण से ऐसे सुपरलेटिव्स खासकर फर्स्ट वाले, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट पे कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, ये सब हर साल वो करते रहते हैं। ये भी अच्छा है कि बुरा है, उसको ऐसे नहीं देखना है, आपको ऐसे देखना चाहिए मुझे वो परीक्षा पास करनी है, देन आई विल कीप दैट इन माइंड, आई विल मेमोराइज ऑल दो सुपरलेटिव्स, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, फर्स्ट वगैरह। हम बात करें पे कमीशन की, तो सैलरी जो भी है मान लो 30,000, उसके ऊपर एम्प्लॉय को मिलता है डियरनेस अलाउंस, कि मान लो हर साल महंगाई 2% बढ़ रही है, आपकी सैलरी में और 2% ऐड किया जाए, तो ये कहते हैं डियरनेस अलाउंस, कि महंगाई से बचाने के लिए जो आपकी सैलरी थोड़ी और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। फिर होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए, आपको मान लीजिए व्यक्ति नौकरी कोई कर रहा है, सरकारी नौकरी, तो उसे सरकारी मकान मिलना चाहिए, आपके बराबर है। लेकिन मान लो अभी कोई ऐसी सिटी में हो गया जहाँ पर इतने सरकारी मकान नहीं है, जैसे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इतने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतने सरकारी एम्प्लॉय, तो सबको सरकारी मकान दे नहीं सकते। तो क्या किया जाए, जिन जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला, उनको सरकार देगी हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, कि तुम खुद से प्राइवेट में अपना कोई मकान रेंट पे ले लो, और हम काल्पनिक रूप से गिन लेंगे कि अच्छा मार्केट रेट ये चला, उस हिसाब से तुम्हारे को हर महीने जो भी 6,000, 8,000, 10,000 और हम देंगे सैलरी के अबव, दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। वो अलग अलग होता है, ग्रुप सी, ग्रुप डी वगैरह के कम होंगे, ग्रुप ए वाला ऑफिसर है तो ज्यादा उसको मिलेगा। ग्रेजुएटी, ये सब एक एक लाइन में याद रखना है। मान लीजिए आप कंटिन्यूअसली 15-20 साल तक सरकारी नौकरी करें, तो आपकी वफादारी का इनाम उसके रूप में सरकार आपको दे, ये लो मौज करो 30,000 एक्स्ट्रा। तो ऐसा रिटायरमेंट के वक्त कुछ आपको दिया जाए, कंटिन्यूअसली आपने इतने साल सर्विस किया उसका, उसे कहते हैं ग्रेजुएटी। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो ऐसा कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको सरकार कहती है देखो हर दूसरे साल तुम्हारी जो इच्छा हो कश्मीर से कन्याकुमारी तुम घूम के आओ, और उसका जो भी ट्रेन का खर्चा है उसका हम इतना पैसा दे देंगे, ताकि उस बहाने टूरिज्म को प्रमोशन मिले और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी घूम फिर के आए तो थोड़ा मूड मोटिवेशन बना रहे। तो इसको क्या कहते हैं, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। फिर एक बार ऐसा हुआ कोरोना में, कि स्वाभाविक लॉकडाउन था तो कोई घूमने नहीं गया, तो सरकार ने ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोला कोई नहीं, तुम उतने रुपए का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदो दिवाली में, और उस पे जितना जीएसटी चढ़ा है तो हम तुम्हें इतना कैशबैक करवा देंगे। तो एक प्रकार से दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी फायदा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ नया सामान मिल जाए। तो ऐसा भी बीच बीच में होते रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो वे लुकिंग एट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने देखा पुराने लोन का ब्याज, फाइनेंस कमीशन ने ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायत बॉडी वगैरह के ग्रांट्स दिलवाए हैं, सब्सिडी का खर्चा, मिलिट्री का खर्चा। देखिए मिलिट्री के खर्चे क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि सोल्जर की सैलरी, एमिनेशन, फूड वगैरह की जो एक साल से कम के लिए, मतलब उसका महीने का ऐसा खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ नया लॉन्ग टर्म के लिए खर्च हो, जैसे एक फैक्ट्री बनाई जाए जो 20 साल तक काम करेगी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेंशन भी सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब पहले मिलिट्री में मतलब रूल्स क्या है कि रिटायर होने से पहले आपकी आखिरी सैलरी क्या थी, उसका एक्स परसेंटेज आपका पेंशन होगा। ऐसे उनके कुछ रूल्स थे। अब इसमें तकलीफ ये हुई कि मान लीजिए ये भाई साहब 1980 में रिटायर हुए, और उसकी मान लो सैलरी 60,000 उसका आधा 30,000, तो उसको अलग सैलरी जाएगी, अलग पेंशन जाएगी। मान लीजिए ये भाई साहब अभी रिटायर हुए, तो इनकी सैलरी 1,00,000 रुपए और उसका आधा 50,000 महीने का जाए, जबकि दोनों ही यूनिफॉर्म के हिसाब से तो सेम सूबेदार ही है। ये तो तकलीफ हो गई ना, कि रैंक सेम है लेकिन पेंशन अलग अलग आ रहा है। तो मिलिट्री के जो एक्स सर्विसमैन है उनका क्या कहना है, वन रैंक वन पेंशन, कि जो सूबेदार है तो सभी सूबेदार का एक ही पेंशन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा मिला उसको कम मिला है। प्रश्न तो फिर इन्होंने पहले ठीक क्यों नहीं किया, वो बीच बीच में समझिए अलग अलग वर्षों में उन्होंने जो फॉर्मूला ऑप्टिमाइज किए होंगे उसमें सब गड़बड़ है। एक्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये मुद्दा भी सरकारी कहती है हमने सॉर्ट कर दिया है। तो बस एक लाइन में याद रखना है कि जो वन रैंक वन पेंशन की मांग है वो किसकी है, मिलिट्री और ये सब आर्मी एयरफोर्स वालों की। क्यों है, क्योंकि उनको तकलीफ है कि दो सूबेदार हैं लेकिन दोनों का पेंशन अलग बन सकता है, डिपेंड करता है वो रिटायर कौन से साल में हुआ था। इसको ये सॉर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमने सॉर्ट कर दिया है। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये जो एसएससी बैंक वगैरह की परीक्षा या उससे पहले की परीक्षा, ये सब के लिए हम कुछ संस्था करेंगे, उसका जनरल नॉलेज आपके अंडर में दिया है, तो आप देख लेना। तो तुम इकोनॉमी पढ़ा दे, ये सब चीज क्यों डाली इसमें, इसका कारण ये है पॉलिटी जो पढ़ाए तो फिर वो कहते लक्ष्मीकांत और ये सब में तो कहाँ है ये करंट अफेयर्स वाला पढ़ाए तो कहने ये तो पिछले हफ्ते कल रात को टॉपिक नहीं हुआ था तो करंट अफेयर्स का नहीं, तो फिर ये किसका टॉपिक है, दिस इज टेक्निकल ईयर बुक टॉपिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो कोई तो बोलना चाहिए कि नहीं, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट की बात है, सैलरी की बात है, यहाँ तो ये भी एक चीज है, वो देख लेना जनरल नॉलेज, यूपीएससी ने पूछा था सीडीएस के अंदर। आगे बढ़ो, बजट सब टॉपिक लेवल पार्ट, खर्चे हम बात कर रहे थे, तो ये सब लोन रिपेमेंट, ग्रांट्स, सब्सिडी, सैलरीज, पेंशन, ये सब है। उसके अलावा और क्या क्या है, बाकी जितने खर्चे हैं मतलब जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसका लाइट बिल, फोन बिल है, फिर ये पुलिस, जेल, विदेश के जो अपने डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन में अपने जो एम्बेसी दूतावास हैं, इलेक्शन कराने का खर्चा, पार्लियामेंट चलाने का खर्चा, जजों की सैलरी, ये सब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरह जो भी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन है, जैसे ये लद्दाख, अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सीएम और विधानसभा जैसा नहीं है, तो उनके भी इतने जो भी सैलरी और लाइट बिल, फोन बिल खर्चे हैं वो सब यूनियन के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। ओके, तो यार बजट के पार्ट्स, रेवेन्यू पार्ट, उसकी इनकम देख लिया, एक्सपेंस देख लिया, और भी लिस्ट है वो हैंड आउट में देख लेना। उसके बाद आएगा बजट का कैपिटल पार्ट, उसके भी इनकम एक्सपेंस, लेकिन वो फ्रेश माइंड से समझने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अंदर ये क्वेश्चन पर आप गौर करें कि सरकार के लिए ब्लैक मनी एक चिंता का विषय क्यों है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
1 more minute. अब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए चिंता का क्यों विषय है ब्लैक मनी? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। फैजान, सत्या, साक्षी, निकुल, मुनी, शवनी, चिन्मयी, हिमांशु, नगीना, नेहा, विनायक, अतुल, आदर्श, महेंद्र, कोमल, जहिदा, आशु, कुंदन, तुषार, निशांत, क्रिश, यश, तेजस्वी, अविनाश, रोशनी, देवेश, हेमकरण, खुशी, अंजलि, विश्वजीत, शालिनी, दृष्टि, नवीन, ब्रिज, शमा, यश, रोहित, फिर अमल, तनिष, स्वर्णिम, विकास, सत्यम, आयुष, दृष्टि, प्रीति, साहू, ईशान, अदर्स करेक्ट आंसर्स। आप समझिए आपको सब कुछ सही लग सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट कि भाई ये सब लोग टैक्स नहीं भरते तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, मतलब हमारी आमदनी कम होती है। किसकी? गवर्नमेंट की। तो ये सब स्टाफ को सैलरी देनी है, गरीबों को 5 किलो राशन देना है, मिलिट्री के खर्चे हैं, रोड बनाने हैं, ये सब पैसा कहाँ से लाएंगे? वो सबसे बड़ी उनके लिए दिमाग में, और वो सब करेंगे तभी अपने को इलेक्शन में जीत सकते हैं। बाकी सब चीज़ों का कोई कि गोल्ड रियल एस्टेट का ये होता है, अच्छा पब्लिक गोल्ड खरीदती है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलते हैं, नहीं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? टैक्स में पैसा नहीं है तो हम चलाएंगे कैसे पूरा देश? दैट इज द कोर आर्ग्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। बजट का कैपिटल पार्ट समझना है, नोट पेन लेके बैठना। हाईवे देश के लिए एक एसेट है क्योंकि इससे आप सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं और उससे पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जो एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, मतलब ऐसी कोई फैक्ट्री है, हाईवे, हॉस्पिटल कुछ है जिससे कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वो सब हमारे लिए एसेट है। तो ऐसी जो एसेट है उसका इनकम या एक्सपेंस का कोई भी बात है, वो सब कैपिटल पार्ट में लिखना है, पूंजीगत हिस्सा। अब जैसे वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को लोन दे कि तुम एक नया हाईवे बनाओ, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये लोन है बराबर, लेकिन ये क्या इनकमिंग पैसा आ रहा है, तो कैपिटल रिसीट फॉर द यूनियन, करेक्ट। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट खुद से मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दे दे कि तुम जाके अपना सब हाईवे बनाओ छोटा वाला, तो यहाँ पर भी आप समझिए हाईवे एसेट, उसके साथ जुड़ा ट्रांजेक्शन। तो यूनियन गिविंग लोन टू स्टेट टू बिल्ड स्टेट हाईवे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्या है, आउटगोइंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन, तो लोन ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन पैसा आया तो रिसीट है, लोन में दिया प्रिंसिपल, तो क्या है? एक्सपेंडिचर। आई गिव 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। एक इन्वेस्टर के लिए किसी कंपनी के शेयर बॉन्ड उसकी एसेट है, हाँ, क्योंकि उसमें से उसे डिविडेंड मिलेगा, पैसा कमाएगा, और एसेट के साथ जुड़े सारे ट्रांजेक्शन किधर लिखने हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ द बजट में। तो मान लीजिए सरकार के पास एलआईसी के 100% शेयर्स थे, उसमें से 5% जनता को दे दिए, और जनता ने मान लो 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए, तो इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर बाइंग शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के लिए पैसा आया इनकमिंग, लेकिन ये टैक्स का पैसा नहीं है, ये कोई डिविडेंड का पैसा नहीं है, ये कोई रेलवे टिकट बेच के पैसा नहीं आया, ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, तो कैपिटल रिसीट फॉर द यूनियन। दूसरा, आप पिलर 1 भी याद करें कि सरकारी बैंकों को भी बासेल नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए नया कैपिटल चाहिए था, जितनी बेड लोड्स बढ़ती उतना ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो उसके वास्ते भारत सरकार ने उन सरकारी बैंकों को कहा कि तुम अपने कुछ नए शेयर्स छाप के हमको दे दो, उसके बदले हम तुमको नया कैपिटल देते हैं। तो यूनियन बाइंग एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर बासेल रिकैपिटलाइजेशन। तो यूनियन के पैसों का क्या है? आउटगोइंग है, लेकिन ये कैसा खर्चा? सैलरी का खर्चा, सब्सिडी का खर्चा नहीं। शेयर जो कि एक एसेट है, नए एसेट्स एक्वायर करने का खर्चा है, तो ये क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन। अगेन 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। तो फिर बजट का रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट, उसमें फर्क क्या है? जो रेवेन्यू पार्ट है उसमें कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स बनाने का काम नहीं हो रहा है। जैसे सोल्जर को सैलरी दिया तो दिया, उसके बाद वो सोल्जर खुद से कोई कंपनी का शेयर बने तो वो शेयर खरीदे, वो अलग बात है। गवर्नमेंट का एक ही स्टेप का ट्रांजेक्शन आप सोचिए, तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर या खर्च क्या होता है कि जिससे फिजिकली कोई कोई फिजिकल एसेट्स, हाईवे, हॉस्पिटल का, कोई फाइनेंशियल एसेट, शेयर बॉन्ड का, या तो क्रिएशन हो रहा है या एक्विजिशन खरीद हो रही है, उसके साथ जुड़ी जो चीज है वो है कैपिटल ट्रांजेक्शन। आगे, ये जो रेवेन्यू अकाउंट के ट्रांजेक्शन है यूजुअली 1 साल या उससे कम के होते हैं। टैक्स भरना है, अच्छा 1 साल का, सब्सिडी दिया, सिलेंडर खरीदने का, अच्छा जो भी 10-12 बार सब्सिडी दिया, किसान को 6,000 रुपए देने साल के, हाँ, तो 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो ये 1 साल या उससे कम के खर्चे हैं, तो वो सब रेवेन्यू अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट के खर्चे या जो भी प्रोसेस है वो सब क्या 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है कि शेयर से तो शेयर खरीदा बेचा, तो आप कंपनी के, आप वो परमानेंट मालिक हो गए, या हाईवे बनाया तो 20-30 साल के लिए, तो कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म वाले ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, ट्रेजरी बिल, क्योंकि ट्रेजरी बिल की टेन्योर तो कम है ना, 1 साल से कम, लेकिन वो क्योंकि लोन के साथ जुड़ा है, तो इस कारण से हम उसे कैपिटल के अंदर लिखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया इसलिए। सरकारी योजनाओं के बारे में हम लोग पिलर 4, 5, 6 में ज्यादा योजनाएं तब पढ़ेंगे। अब जैसे एक सागरमाला स्कीम है, पोर्ट डेवलपमेंट, अब उसमें 550 करोड़ दिए, उसमें से 350 करोड़ ऐसे हो कि वो सब एडवर्टाइजमेंट और स्टाफ सैलरी वगैरह का खर्च है, और 200 करोड़ की जिससे नए पोर्ट्स बनाएंगे, तो एक ही योजना में कुछ रेवेन्यू कंपोनेंट भी हो सकता है और कैपिटल कंपोनेंट भी हो सकता है। तो अभी हम फोकस करें कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। इसमें आएगा इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग मतलब सिर्फ सरकार को जो कमाई हो रही है, अब उसमें भारत सरकार ने ओएनजीसी कुछ शेयर बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट किया, और सरकार को जो भी 100 रुपए मिल गए, ये तो बिना उधारी का पैसा आ रहा है, तो यानी ये क्या हुआ? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। दूसरा, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट, आप समझो कि एलआईसी के 100% शेयर्स भारत सरकार के पास थे, उसमें से 5% जनता को बेचा, जनता ने 1 लाख करोड़ दिया मान लो, ये जो पैसा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट इनकमिंग नॉन डेट, बिना उधारी के जो आया डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा। और कैपिटल अकाउंट में क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ बार सरकार उधारी में पैसा लाती है, डेट, कि भारत के अंदर इन्वेस्टर्स को अपने सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह बेच के 15 लाख करोड़ रुपए उठाए, तो इंटरनल सोर्स से लोन में पैसा लाए, डेट, और ये तो गवर्नमेंट के लिए इनकमिंग पैसा आ रहा है, लोन का पैसा तो रिसीट है, तो डेट इज एन कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट है वो। तो भारत के खुद के इन्वेस्टर से 15 लाख करोड़ के उधारी ली है, ये सब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से 23,000 करोड़ उधारी मिलेंगे, ऐसा लेटेस्ट बजट 2025 बोलता है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट, ये भी पैसा तो आएगा ना, तो डेट रिसीट।
अभी हम लोग इसमें आगे और जूम इन करेंगे इंटरनल सोर्सेज के अंदर। उससे पहले 10 सेकंड ये इतना चार्ट दिमाग में उतारो, फिर हम इसके अंदर जाते हैं इंटरनल सोर्सेज में। लोन का पैसा है, कैपिटल रिसीट है, इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से हो सकता है। तो बोरोइंग सब टॉपिक इंटरनल, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो उसमें एक तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आएंगी, पिलर 1 डी याद करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट खोलो वगैरह। तो ये सबका जो पैसा आया, ये असल में भारत सरकार लोन में ले रही है और लॉन्ग टर्म के लिए ले रही है। तो ये सब क्या है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ डेट रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स। तो बोरोइंग सब टॉपिक इंटरनल, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म, 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो स्मॉल सेविंग ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि देख लिया। दूसरे हो सकते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, पिलर 1 से याद करो। टेन्योर के हिसाब से मनी मार्केट हो सकता है 1 साल से कम वाला, और कैपिटल मार्केट क्या होता है 1 साल या उससे ज्यादा वाला। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर आप याद करें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, पिलर 1 सी, जिसमें आजकल इन्वेस्टर खास भाव नहीं दे रहे हैं, ग्रीनियम की प्रॉब्लम है, वो सब हम देख चुके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वो सरकार ने इशू करना बंद कर दिया, क्योंकि जो 50,000 का लेके बैठा उसको लाख 1.5 लाख देने की नौबत आ जाएगी, वो क्या था हम देख चुके हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, महंगाई बढ़ेगी उस प्रकार से आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये सब क्या था? 1 साल से ज्यादा वाला इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर भी सरकार लोन ले रही थी। आरबीआई वाज द पब्लिक डेट मैनेजर, आरबीआई ने खुद के लिए नहीं दिया पैसा, सरकार को दिया है लोन में। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह ये जो बैंक वाले भी डिपॉजिट में 100 रुपया है, उसमें से 18 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, क्यों? एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पिलर 1 ये याद करें, तो वो सब भी आएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया? बोरोइंग सब टॉपिक इंटरनल सोर्सेज, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा वाले, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड वगैरह। ये सब पिलर 1 पढ़ के आइए, तब आपको सेंस बनेगी। इस कारण से हम पिलर 1 के बाद पिलर 2 पढ़ते हैं। सीधा डे 1 से बजट क्यों नहीं पढ़ा है फिर? बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन। अब इसके अलावा शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से कम के लिए भी सरकार को लोन चाहिए, तो क्या है? कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या था? पिलर 1 सी में देख लिया। तो दीज आर आल्सो इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सबसे अब यहाँ पर खिचड़ी मत करना कि ये तो शॉर्ट टर्म वाला है ना, इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं लिखा? इसको इसलिए लिखा क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एसेट्स, क्योंकि जो इन्वेस्टर ने ट्रेजरी बिल खरीदा होगा, ये तो मेरी फाइनेंशियल एसेट हो गई। तो ये क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एसेट्स वाला ट्रांजैक्शन है, इस कारण से इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। ये सब क्लासिफिकेशन पे ग्रिप इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हर एक परीक्षा में ये 1-2 सवाल तो चाहे आईएएस की खुद की प्रीलिम में भी 1-2 सवाल ऐसे उन्होंने पूछे हैं, ये लेटेस्ट 2025 में। टीडीएस ये पेपर जगह कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। हाँ, तो हम जूम आउट करते हैं, वापस आते हैं। अपना ओरिजिनल मुद्दा था कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, इनकमिंग रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड नॉन डेट, डेट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से हम लाए, और इंटरनल के बहुत सारे सब टाइप्स थे, वो हमने पिछली स्लाइड में देख लिए। अभी यहाँ पर देखिए कि इंटरनली मतलब भारत के ही इन्वेस्टर से 15 लाख करोड़ लोन मिले, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह से करीब 23,000 करोड़। सो वी आर टेकिंग वेरी लो या लिटिल अमाउंट ऑफ लोन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जबकि ये इंटरनल जो लोन लिए समझो, इसके लिए भारत सरकार ने उन इन्वेस्टर को 6 से 8 टका ब्याज देना पड़े। अमेरिका में लोन के इंटरेस्ट कैसे मिलते होंगे? 2-3 टका भी मिलते होंगे। तो आपको नहीं लगता हमें अमेरिका से सारा पैसा लोन में लेना चाहिए? क्या भारत के इन्वेस्टर से ले रहे हैं? तो ऐसा ही कुछ फाइनेंस मिनिस्टर को सपना आ गया 2019 में कि विदेशों से, विदेशी मुद्रा में पहले से ज्यादा लोन लेंगे। गवर्नमेंट वुड स्टार्ट रेजिंग अ पार्ट ऑफ इट्स बोरोइंग इन एक्सटर्नल मार्केट, इन एक्सटर्नल करेंसी, और वो पहले से ज्यादा हम करेंगे। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या समझते हैं? मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर इन्वेस्टर जब पैसे लेंगे 6 से 8 टका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने उन इन्वेस्टर को देना पड़े, क्योंकि बाकी समझो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड या इसका इंटरेस्ट कैसे तय होगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना ब्याज मिल रहा है, बाकी सब महंगाई और चीजें क्या है। तो भारत में 68% तो कम से कम देना पड़ता है। अमेरिका में कम है, 2-3 टका ब्याज पे लोन मिल जाए, लेकिन वो डॉलर में देगा लोन। तो भारत सरकार सोचे उधर से पैसा लाते हैं ना, तो अपने लिए ठीक रहेगा कि हम अमेरिका से डॉलर लोन में लाते हैं, उसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं, और फिर दिन सब सरकारी योजनाएं चलाते हैं, पब्लिक खुश रहे, हर इलेक्शन हम जीते रहे, राइट? तो इसमें तकलीफ क्या है? देखिए फायदा एक और भी है कि वहां से अगर हमने $1000 लोन में ले लिया, तो सरकार एलआईसी, एसबीआई, ये सबके सर पे नाचेगी नहीं कि तुम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के हमको जो भी उस हिसाब से 80,000 रुपये लोन में दे दो। तो एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको थोड़ी फ्रीडम और लिबर्टी रहेगी, तो वो आम जनता को, बिजनेसमैन को लोन में ज्यादा पैसा दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भारत के ये सब सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कम परेशान करेगी। इसके लिए टेक्निकल वर्ड है नो मोर क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट बोरोवर्स, कि मुकेश अंबानी जाए एलआईसी के पास कि मेरे बॉन्ड खरीद लो, तो उसको धक्का मार के निकालेंगे नहीं कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो सरकार ने पैसे ले लिए। कल रात के लेक्चर में इसे और आराम से समझेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। अब हम नेगेटिव आर्गुमेंट देखते हैं कि ये खराब कैसे। समझिए भारत सरकार ने $1 लाख यूएसए से उधारी में लिए, और सस्ता ब्याज से 2 टका, तो $1,02,000 वापस करने। अब मान लीजिए जब ये लोन लिया था आज से कुछ साल पहले, तो करेंसी एक्सचेंज रेट था $1 के 60 रुपये, तो $1 लाख लाए, 60 लाख रुपये हुए, उससे सब गरीबों के लिए स्कीम चलाई। लेकिन पैसा वापस भी तो करना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना? $1,02,000 यानी $61,20,000 ये सरकार कहाँ से लाएगी? जनता पे इनकम टैक्स जीएसटी चढ़ा दो, रेलवे की टिकट बेचो, और उससे ये पैसा वापस करो। अब यहाँ तो लॉजिकल है ना, सस्ते इंटरेस्ट पे मिल गया, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, जब तक करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे कि $1 60 में होना चाहिए, फिर 85 हो गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। मान लीजिए 85 भी नहीं, $1 का प्राइस हो जाए 70, 60 की जगह 70 रुपीज, वो क्या क्यों कैसे होता है? तो पिलर 3 में मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वही पढ़ना है हमें। तो अगर ऐसा हुआ ईयर 1 में जब हम लोन लाए थे तो $1 के 60 रुपये थे, तब हमने सब किसानों को, गरीबों को 60 लाख दे दिए। ईयर 2 में जब वापस करनी है पूरी रकम, तो डॉलर का भाव बढ़ गया, तो अब सरकार ने 61,20,000 नहीं, 71,40,000 जमा करने होंगे टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बिकॉज करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है। इसका मतलब पब्लिक पे टैक्स ज्यादा बढ़ेगा कि 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ था, नहीं फिर सरकार ने सब भरो, या तो फिर वो अमीरों को कहेगी तुम 30 टका नहीं 50 टका भरो, उसमें नहीं तकलीफ होगी लाफेयर का हिसाब से जो कल देखा था। रेलवे की टिकट महंगी करना, चीजों पे जीएसटी ज्यादा लगा देना, ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स अगर करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल ना रहे। तो इफ एट लेटर स्टेज एक्सचेंज रेट चेंजेस, देन वी हैव टू पे मोर मनी, और इस कारण से हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब सरकार के जो समर्थक थे उनका क्या आर्गुमेंट था कि भाई सिगरेट का एक कश मारते हैं तो कैंसर थोड़ी होता है। जब हम 23,000 करोड़ लोन में ले रहे हैं, तो 25,000 करोड़, 1-2 हज़ार करोड़ लोन में ले लेंगे, देयर इज नो लिटिल हार्म इफ सिंगल बोरो। रघुराम राजन जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, अब इकोनॉमिस्ट हैं, उनका दूसरे लोगों का ये कहना था कि सिगरेट की लत एक कश से ही लगती है। वंस दिस डोर इज ओपन, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स विल बी टेम्प्टेड टू बोरो मोर एंड मोर मनी। क्या अच्छा इलेक्शन आ रहा है, नई कोई लुभावनी योजना चलानी है, तो हम अमेरिका से सस्ता लोन लेके आते हैं और सब गरीबों को 5-5, 10-10 हज़ार बांट दो, और फिर ऐसी पॉपुलिस्ट लोग लुभावनी योजना के चलते देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वापस भी तो करना तो बढ़ेगा, कौन मिडिल क्लास ये सब इनकम टैक्स जीएसटी बढ़ता है पूरी जिंदगी। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? ये सब वहां से डॉलर के लोन नहीं लाने चाहिए। हम उन इन्वेस्टर्स को ये कहें कि तुम डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करो, और तुम रुपया लेके भारत आओ और भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रुपये में खरीदो,
और हम तुम्हें रुपये में लोन वापस करेंगे, ताकि करेंसी एक्सचेंज रेट की कोई मगजमारी नहीं हो। हालांकि जब ऐसा होगा तो लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो कहे भाई तुम्हारे देश की स्थिति के हिसाब से हमको 6% इंटरेस्ट दो, 2% में हाँ तो कोई नहीं, बट इट इज बेटर देन गेटिंग स्टक इन द करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज तो जब चेंज होगा समझो तो 20% चेंज हो गया तो वापस जाएंगे, उससे अच्छा है कि 2% ज्यादा ब्याज देके लोकल में लोन ले लो। तो ये सब प्रपोजल आया था कब, 2019 में, बीजेपी सरकार की। इंटरेस्टिंगली आरएसएस ने कहा कि ये सब देशभक्ति के खिलाफ है, सब विदेशी लोन लेके हम गुलाम बन जाएंगे। फिर सरकार को लगा तो गलत दिशा में सब चला गया, तो सरकार क्या करेगी, सब अनडू कर देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ बोला था। अब उस जमाने में फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब कौन, हाईएस्ट ऑफिसर, तो बजट जब बन रहा था तो उसने सब स्पीच लिख के दी होगी, फाइनेंस मिनिस्टर को ये करेंगे और सब डिस्कशन हो जाएगा, तो तुम्हारे कारण हमको बेइज्जती हुई, इसलिए इसको नौकरी से निकाल नहीं सकते, आईएएस तो परमानेंट जॉब है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी से, इसको पावर मिनिस्ट्री में भेज दिया कि बिजली मंत्रालय का तुम अब काम देखो। तो फिर इसको लगा ये तो मेरा इंसल्ट है, क्योंकि अब समझो फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब वो बहुत बड़ी चीज है, 1 रुपये का नोट वो साइन करे, पूरा बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाले, तो वो आदमी दिमाग में क्या सोच के बैठा होगा कि इसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, मुझे वो बनाया जाए, या तो फिर मुझे सीएजी बनाया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, आरबीआई सेबी का मुझे बॉस बनाया जाए, ये सब सपने देखकर उसको तो मतलब एक जात का डिमोशन ही है कि तुमको दूसरे फालतू मंत्रालय में भेज दे, तो उसने रिजाइन कर दिया। ये भाई का नाम था सुभाष गर्ग, तुम बता क्यों रहे हो, इसका कारण क्या है कि अब ये क्या कहेगा, इसको अंगूर कैसे लगते होंगे, पटेल लगते होंगे, तो ये बुक्स लिखते हैं, उसमें मोदी सरकार की बुराई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप याद करें, उर्जित पटेल ने डिविडेंड देने से मना कर दिया था ज्यादा, तो उस वक्त ये सुभाष गर्ग ने अभी मतलब कुछ महीनों या वर्ष पहले किताब लिखी, उसमें सब बातें की, देखो उस दिन मीटिंग में मोदी जी ने ऐसा कहा था कि जो उर्जित पटेल है ये नाग की तरह बैठा है, पैसा नहीं देता, कुंडली मार के सब पैसा लेके बैठा है। सही गलत तो अब वो तो जो मीटिंग में हुआ, माय प्रॉब्लम इज कि तुम आईएएस हो, तुमने शपथ ली है, तुम्हें ये सब सीक्रेट बातें जो भी चली बाद में किताबें नहीं लिखनी चाहिए, ये सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है, और उससे भी ज्यादा ये जो बेसिक एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मीटिंग में जो भी बात हुई वो सब क्या होती है, गुप्त है, उतनी आप में जो ईमानदारी और होशियारी थी तो तभी बाहर मीटिंग से आके बोल देना था कि ऐसा हुआ। तो ये सब क्या, ये सब एथिक्स के मुद्दे हैं, जरूरी नहीं एग्जाम में पूछे, अपनी लाइफ एथिक्स याद रखनी है, और शायद इसी कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाए, डिमोशन एक प्रकार से हो गए, नहीं तो आगे चल के बनने वाले आप याद कर शक्तिकांत दास आईएएस, ये अभी से अभी आरबीआई सबके बॉस आईएएस है, क्यों है, एक अलग उसकी वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए। स्टील फ्रेम उसे कहा जाता है, स्टील फ्रेम के बाहर जाके आप डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं, रैंक एंड फाइल से अलग जाते हैं, देन इट डज नॉट हेल्प योर करियर। एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट बजट का रेवेन्यू एंड कैपिटल पार्ट। अब आप समझिए लोन के दो पार्ट्स हैं, लोन के दो पार्ट्स क्या है, एक तो प्रिंसिपल है 100 रुपये और दूसरा इंटरेस्ट मान लो 10 रुपये, 10% वटेवर। तो याद रखिए जो लोन है उसके जो प्रिंसिपल मूलधन है उसका आना जाना सब कैपिटल में लिखेंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है ब्याज उसका आना जाना हम सब रेवेन्यू पार्ट में लिखेंगे। तो बात ऐसी, लेट मी ज़ूम इन, ये ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं दिखेगा इधर, आपके हैंडआउट में सब है, समझिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल लोन। तो जो प्रिंसिपल है वो सब हम कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू में लिखना है। फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को लोन दिया था और स्टेट ने ब्याज वापस किया, तो ये सब रेवेन्यू रिसीट हुआ। यूनियन गवर्नमेंट ने जो मार्केट से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट यूनियन गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन उसका जो मूलधन प्रिंसिपल है वो आ जाए तो वो सब रिसीट की बात होगी, एक्सपेंडिचर की बात होगी। तो अभी हम बात करें बजट, उसका कैपिटल पार्ट, उसके अंदर डेट रिसीट तो देख लिया 15 लाख लोकल मार्केट से, 23,000 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट से, उसमें भी बात हुई कि फॉरेन करेंसी में ज्यादा बोरो करेंगे, लेकिन फिर विरोध हुआ तो मना कर दिया, बहुत ज्यादा बोरो नहीं करेंगे, तो डेट पार्ट इज ओवर। अब हम बात करते हैं नॉन डेट रिसीट्स, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, उसमें क्या इनकमिंग डेट बराबर, तो इंटरनल एक्सपेंस ये तो खत्म हो गया। अब कुछ ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट बिना लोन लिए भी कमा रही है, और वो टैक्स का नहीं है, रेलवे टिकट का नहीं है, वो कोई फाइनेंशियल या एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो नॉन डेट रिसीट जिसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक एलआईसी के शेयर बेच के कमा लिया, ऐसे और क्या क्या नॉन डेट रिसीट्स हो सकते हैं। मान लीजिए यूनियन ने स्टेट को लोन में पैसा दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को प्रिंसिपल वापस करती है, तो यहाँ भारत सरकार तो खुद तो लोन ले नहीं रही है, वो तो लोन दे रही है। तो व्हेन यूनियन गवर्नमेंट गिवन लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज, सरकारी कंपनीज, और वो लोग जब प्रिंसिपल रिटर्न करते हैं तो वो सब आप इधर लिखेंगे, तो करीब 23,000 करोड़ समझिए भारत सरकार ने यूपी बिहार सब स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा, तो प्रिंसिपल जो वापस है वो क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो रेवेन्यू में काउंट किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, उसमें जो भी 40-50,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच के आ जाएंगे। तो हम अभी कहाँ पहुंचे, देखिए जो 2A वाले हैंडआउट इनकम टैक्स जीएसटी खत्म हो गया, 2B और C का एक ही हैंडआउट है असल में, तो फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, और उसके बाद ये सब्सिडी, ये सब हमने देख लिया, ये हैंडआउट खत्म हो गया। अभी हम लोग पिलर 2D में आए हैं, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट डेफिसिट, ये सब हम बात करें, उसका भी हैंडआउट मैंने आज शाम अपलोड कर दिया है। डाउनलोड करें तो मोबाइल से देखिए मोहन पटेल कोर्सेज लेटेस्ट, और उसमें पीसीबी रिपोर्टिंग बेल आइकन दबाएं, लैपटॉप से देख रहे हैं unacademy.com/mohan.org कोर्सेज लेटेस्ट, पीसीबी रिपोर्टिंग बेल आइकन दबाएं, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, सो हैंडआउट इज अपलोडेड। तो अभी हम लोग पिलर 2D के हैंडआउट में, ये पिलर 2D के अंदर डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डी फॉर डेफिसिट्स, ये सब आता है। इस बार जो यूपीएससी की प्रीलिम्स हुई 2025 की, इसमें करीब 3 से 4 सवाल ऐसे हैं कि जो इसी में से, एंड ऑलमोस्ट ईच ऑफ देम कैन बी सॉल्व फ्रॉम माय हैंडआउट, फ्रॉम माय लेक्चर्स, क्योंकि उसने पूछी फार्मूला में, उसने दिया इतना इनकम, इतना एक्सपेंस, तो डेफिसिट कितना, सवाल फार्मूला पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि मैंने पढ़ा है, और फिर कुछ क्लासिफिकेशन पूछे तो ये पूरा चार्ट हम समझ रहे हैं, उसके सवाल है, तो हार्ड इमोजी, क्योंकि 3 सवाल अगर हो जाए सॉल्व तो 2 मार्क है ना भाई, 6 मार्क है भाई, 6 मार्क का 200 मार्क का पेपर भाई, तो कट ऑफ भी मान लो 85 to 90 है, तो उसमें 6 मार्क इज अ बिग थिंग। तो सनी दादा समाहर था पुंबुआ ध्यान कटकम की डिक्शनरी रख के आप लेके आओ 3 मार्क, तो मैं बोलूं एनीवे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब तो थोड़ा समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए एक तो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उसका काम क्या, जैसे ये पुलिस का काम देखे, एजुकेशन का काम देखे, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्विस या प्योरली ऐसा नहीं, उनको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो ये सबको आप क्या कहेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम। ये बनाए जाते हैं कि तुम ये कमर्शियल कुछ काम करो, प्रॉफिट कमा के लाओ। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसको सरकार जब चाहे तब बना सकती है, बंद कर सकती है, इसका कोई अलग से कानून नहीं बनाना पड़ता, जैसे आरबीआई एक्ट है, सेबी एक्ट है, कोई इसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, ये नया चीज ये करेगा। सेकंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, वैधानिक निगम, कि जिसका अलग कानून बनता है, आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या पीपीएफओ एक्ट, तो क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और राज्य सरकार की भी ऐसा हो सकता है, तो स्टेट मान लो कोई सरकारी ऐसी नीचे निगम बनाया जाए हो सकता है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तीसरे होते हैं ऐसी कंपनियां जिनका अलग से एक कानून नहीं है कि वो एनजीसी एक्ट नहीं है, उसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, तो रेगुलेटेड अंडर, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जैसे कोल इंडिया, सेल, एनडीपीसी, बहुत सारे। तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अभी एक थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस के 2 शब्द हैं,
जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट खुद से कानून बनाए, वो भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश या कुछ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस मतलब क्या, गोला बारूद, बुलेट्स एंड एम्यूनिशन इसकी बात है, तो ये ऑर्डिनेंस की मत करना। तो हथियार गोला बारूद बनाने वाली को सरकारी विभाग थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे, मतलब जैसा पोस्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे, ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी। फिर सरकार ने ये सोचा ये सरकारी विभाग, आप जानते हैं पोस्ट विभाग में जाओ या रेलवे कैब सर्विस, मजा नहीं आ रहा है, इसको कंपनी जैसा कर देते हैं। तो ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर दिया। तो जो प्रोसेस थी कि एक प्रकार से डिपार्टमेंट की कंपनी बना दी, उसे आप क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन, कन्वर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ कंपनी। इससे क्या फायदे, कंपनी है तो फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ सब कंपनी टाइप का काम होगा, मिनिस्ट्री की दखल कम होगी, और उससे भी बड़ा कि इसके शेयर होंगे, कंपनी है तो उसके शेयर होते हैं, शेयर होते हैं तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो सरकार पैसा कमाएगी उन सरकारी कंपनियों के अब शेयर बेच के। तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों में क्या फर्क है, मंत्री की शर्मनाक हरकत, जूम इन, ये अपने स्टाफ से जूते के लेसिस बनवा रहे हैं। स्टाफ बांधेगा भी बेचारा, क्यों, क्योंकि उसका सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर सब कुछ मंत्री के हाथ में है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसमें मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। एलआईसी वगैरह है उसमें थोड़ा कम होता है, ओएनजीसी जैसी कंपनियों में और कम होता है। उसका कारण क्या, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, तो उसका सीईओ एमडी वो सब सारी चीज होगी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मंत्री रोज नहीं देखता। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जैसे एलआईसी आप याद करें, उससे भी ज्यादा आरबीआई, तो उसमें दखल थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे आप याद करें उर्जित पटेल को क्यों रिजाइन करना पड़ा, उस एक्शन से नोटिस मार के एमडी नोटिस खेल रहे थे उसके साथ। तो हाँ, इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, हालांकि एक सरकारी जो डिपार्टमेंट है उससे थोड़ा कम होता है, तो मिडल ऑफ बोथ साइड्स। अनदर थिंग इज ऑडिट, कि जितना पैसा इस संस्था ने कमाया, खर्चा किया, सब नियम कानून के हिसाब था या कोई फ्रॉड किया, ये सब कौन देखेगा, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूजुअली कौन होता है, आईएएस को बना देते हैं। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका सब ऑडिट कौन देखेगा, सीएजी देखेगा। सारी सरकारी कंपनियां उसका कौन देखेगा, देखिए सरकारी कंपनियां मान लो 150, अब सीएजी का काम है यूनियन के सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑडिट करूं, स्टेट के सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं देखूं, और उसके अलावा ये 150 सरकारी कंपनियों का भी मैं तो लंबा हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि दूसरी जो संस्था है प्राइवेट, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, या भारत की अपनी ऐसी मान लो मनोबलाल चौकसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, ऐसी सबकी एक पैनल बना देगा सीएजी। तो सीएजी क्या करेगा, एक पैनल बना देगा प्राइवेट ऑडिटर्स की, कि ये जो 5 कंपनियां हैं जो ऑडिटिंग का काम करती है, ओएनजीसी वालों, इसमें से किसी से भी ऑडिट करवा लो और मुझे रिपोर्ट तुम फॉरवर्ड कर देना। तो कंपनी के हिसाब से कंपनी ने ऑडिट वैसे भी करवाना है, तो सीएजी कहेगा ये जो 5 है उनमें से किसी से करवा लेना, मुझे फॉरवर्ड कर देना। तो गवर्नमेंट कंपनियों का भी ऑडिट होता है, पर सीएजी खुद नहीं करता, दूसरों से प्राइवेट एजेंसी से करा के रिपोर्ट देख लेता है। बीच में है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे एलआईसी, आरबीआई है। अब उसमें कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि सीएजी उसको ऑडिट नहीं करेगा। वो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो भारत सरकार के साथ मिलकर तय करेगा कि मान लो मनोहर चौकसी से कराना है तो उसे करा लेंगे। उसी तरह एलआईसी वगैरह में भी ऐसा है कि वो जो भी मिनिस्ट्री और मतलब भारत सरकार और वो जो उनका बोर्ड है वो सब डिसाइड करे किससे कराना है। तो कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसका ऑडिट सीएजी नहीं करता है, मतलब उसको कानून के हिसाब से बाहर कर दिया। आपके तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब करेगा सीएजी, यू आर राइट, वो उनकी व्यवस्था है, कोई कोर्ट में जाके बेसिक स्ट्रक्चर वायलेटेड बोल के करे तो वो तब सुप्रीम कोर्ट बोले तब की बात है। नेक्स्ट इज सर्विस कंडक्ट रूल्स, सेवा और अनुशासन के नियम। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस पे सब रूल्स होते हैं कि मान लीजिए आप बिना परमिशन के ये सब कोई टीवी चैनल पे नहीं जा सकते, अपना कोई सोशल मीडिया नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, और आप करेंगे तो फिर आपको सजा हो सकती है। अभी 2024 की भी ट्रेनिंग में गई, इधर लबासना मतलब आईएएस की जो ट्रेनिंग हुई और बाकी सब जगह पे भी इस बार कहा जाता है कि बहुत टाइट कर दिया है, ऐसा कि पहले ही बोल दिया जैसे ये टॉपर सिलेक्ट हुए 2024 के कि तुम सोशल मीडिया बंद करो, हम तुम पे नजर रख रहे हैं। इस कारण से आप देखेंगे कुछ टॉपर्स टेलीग्राम में खुलासे करने लगे कि ये मैं इस कोचिंग में नहीं गया था, ये वो सब मतलब टाइप किया था, जो अच्छी बात है। फिर वो ट्रेनिंग चालू हुई है मसूरी में मेरे ख्याल से अगस्त महीने से, लेकिन कुछ भी आप समझिए 100 में से 2-3 होंगे कि उनको नहीं मजा आता होगा इंस्टाग्राम चलाए बिना, फिर भी उन्होंने किया। तो वहाँ पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे बताया, उनको नोटिस देके थोड़ा और टाइट किया, तो अब तो लगभग लगभग हर एक टॉपर ने अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ प्राइवेट कर दिया, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, लगभग हर एक ने ऐसा किया है। तो ये क्या है, सब सर्विस कंडक्ट रूल है, वरना फिर आपको सब तकलीफ होगी उसमें। एक बार मुंबई में एक आईएएस ऑफिसर ने ट्वीट कर दिया कि जो नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी तो वो अच्छी बात है, तो ये तो सब डिसिप्लिन के खिलाफ है, आप चुप रहो। शाह फैजल, उसका मेरे ख्याल से रैंक बनाया था, जम्मू कश्मीर का वो था, उसने एक बार ऐसा ट्वीट किया कि भारत रेपिस्तान है, भारत रेपिस्तान है। तो ये सब भाषा आपको शोभा नहीं देती, तो भाई तो तुम सरकारी नौकरी में हो तो तुम कुछ करो इसके बारे में भाई, और वो भी आईएएस अधिकारी। तो सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से ठीक नहीं, खैर उसको जो भी बाद में उसने रिजाइन कर दिया था, उसको पॉलिटिक्स में जाना था, फिर 370 सब हट गया तो उसको लगा वैसे भी मजा नहीं, तो वापस आईएएस में आ गया, फिर इसको कल्चर मिनिस्ट्री कहीं पे भी रखा है। तो आगे ये भी लाइफ लेसन है भाई, स्टील फ्रेम के अंदर तो स्टील फ्रेम के हिसाब से रखो, अननेसेसरी रडार में नहीं आना चाहिए। यानी सो आई वाज टेलिंग यू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, तो ये जितने भी सरकारी विभाग हैं इसमें आप काम करते हैं, यू हैव टू फॉलो द सर्विस कंडक्ट रूल्स, यस। अब कोई आरबीआई का ऑफिसर है उसको ये रूल लागू होंगे कि नहीं कि तुम ट्वीट नहीं कर सकते, तुम ये नहीं। जो सरकारी कर्मचारी है, तो आरबीआई का एम्प्लॉई, ओएनजीसी का एम्प्लॉई, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब इंडिसिप्लिन की छूट है, नहीं, उसको भी सर्विस डिसिप्लिन के रूल्स होंगे, पर वो आरबीआई तय करेगी, ओएनजीसी तय करेगा कि तुम्हारा ड्रेस कोड क्या होगा, तुम ये कर सकते हो कि नहीं वो कर सकते नहीं। तो दे हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये याद रखना है कि दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर सर्विस कंडक्ट रूल्स। अभी हम जूम आउट करते हैं, ओएनजीसी क्या है, भारत सरकार की कंपनी है, इसको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सीपीएसई भी बोल सकते हैं। उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी, तो ये क्या राज्य सरकार की कंपनी है, तो इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं बोल सकते। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका मालिक कौन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम है। तो लोकल बॉडीज की भी सरकारी कंपनी एक प्रकार से हो सकती है, यस। तो रिमेंबर यूनियन की भी होती है, स्टेट की भी होती है, नगर पालिका पंचायत को भी अगर आज अपना तो वो भी अपनी कंपनी बना सकते हैं। अब इन तीनों को मैं कंबाइन करूं तो इसे हम क्या कहेंगे, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पीएसयू का मतलब क्या है, तीनों स्तर के यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज की सारी कंपनियां कलेक्टिवली जो होंगी, मान लो 2000 कंपनियां, तो वो सब पीएसयू। सीपीएससी क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो ये ओएनजीसी, बीपीसीएल ये सब की बात है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या, सरकारी बैंक, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, तो क्या उसको इसमें डालेंगे, उसमें तकलीफ क्या होगी, कुछ ऐसे हैं एसबीआई जैसे वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो इसलिए उसको थोड़ा अलग माना जाता है कि वो पीएसबी वो चीज थोड़ी अलग है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और एनबीएफसी को तुमने यहाँ क्यों नाम नहीं लिया, उसका भाई कारण है ना, एलआईसी तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया, एसबीआई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यहाँ पर हम बात करें कंपनियों की। तो क्या ये क्लासिफिकेशन में लोड नहीं लेना है, ये पीएसबी और एनबीएफसी, एलआईसी वगैरह, तो उसके बुक्स और एक्सपर्ट्स की अलग अलग, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो किताब अलग बोले, सीएजी का खुद का रिपोर्ट कुछ और बोले, तो हम उसमें दिमाग नहीं खर्च करेंगे, वर्ड्स का थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए, हमने ले लिया। आगे बढ़ो, इसके बाद बातें आएंगी रत्ना टाइप्स, डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन, वो सब समझते हैं, फ्रेश माइंड से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप गौर करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. One more minute. हाँ तो मित्रों, ये बेस इरोजन प्रॉपर्टी शिफ्टिंग का मतलब क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। वंशिका, तन्वी, यशस्वी, कुमुद, बाला, गौसिया, बॉबी, अब्दुल्ला, केशव, आदर्श, कोमल, सोनिया, संचार, शांतनु, वीरेंद्र, कृष्णा, फैजान, अदिति, पीयूष, लीना, प्रत्युष, जतिन, मोहम्मद, मधु, यश, श्वेता, कुंदन, जगजीत, अयाज, सोनल, फलक, अनुराग, तुषार, साहू, निधि, रोहित, सागर, कुंवर, अटल, युवराज, ईशात, नवीन, अमर, सत्यम, अमर, स्वर्णिम, आयुष, विकास, प्रीति, दृष्टि, फैजान, प्रशांत, आदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए वही ना, वो सब मैकडॉनल्ड ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो क्या करेगा? ये अपनी मॉरिशस की मैंने इनकी कंपनी को उधर से मैंने लोन लिया था, इससे मैंने बर्गर खरीदा था, तो मेरा तो जीरो प्रॉफिट है बोल के टैक्स नहीं भरेगा। दैट इज कॉल्ड बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो माइनिंग ऑपरेशन वाली बात है नहीं, जेनेटिक रिसोर्स की बात है नहीं, एनवायरमेंट कॉस्ट की बात है नहीं, ये क्या है? कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अब कुछ लोग वकील बन जाएंगे कि देखो उसने किया वो इवेजन नहीं, वो अवॉइडेंस है, क्योंकि उसने सब डिक्लेयर किया। यू राइट, लेकिन बाकी सब तो ब्लेटेंटली गलत है ना, बाकी 3 ऑप्शन तो उससे भी ज्यादा गलत है। तो हमें जो कम गलत है उसे सिलेक्ट करना है, तो जवाब क्या होगा? बी। क्या इसके लिए यूपीएससी को फरियाद करनी चाहिए? आप फरियाद भी करोगे तो क्वेश्चन कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये तो पैर एंड बाल की खाल खींचने की जरूरत नहीं थी, आंसर शुड बी बी। तो ये क्या है? ये 25 लाइनर है नहीं, 1 लाइनर है कि भाई हाँ ये टैक्स के साथ जुड़ा कुछ मुद्दा है। डन, आगे बढ़िए। ऐसा एक और क्वेश्चन अभी देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि ये जो भी ब्लैक मनी का समझाता, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली एक एक लाइन का ही पूछते हैं। आई गिव यू पूरा 1 मिनट टोकन से पढ़ो कि ये क्या पूछ रहा है, उसके बाद वापस समझाते हैं दिस इन्वेस्टमेंट में। टेन मोर सेकंड्स। हाँ तो क्या लगता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर का क्या मतलब? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मारिया, चीकू, दिव्यांश, रविंद्र, प्रकृति, नवजोत, मानसी, गौरव, जयदीप, अनुरन, दीपक, सोनिया, अभ्युदय, अदिति, सौरव, हेमकरण, प्रियंका, मोनू, ममता, आयुष, निधि, लीना, आदर्श, प्रत्युष, आदित्य, गौरव, कुंदन, यश, अभिषेक, खुशी, अमित, शमा, कैफ, फिर अमर, सत्यम, प्रीति, दृष्टि, विकास, आयुष, प्रशांत, स्वर्णिम, आदित्य, राणा ने नंदस। करेक्ट आंसर। ये क्या बोल रहा है? वोडाफोन की एक कंपनी थी ब्रिटेन में, उसने सब्सिडी कंपनी बनाई नेदरलैंड में, उसने एक कंपनी खरीदी हांगकांग की कंपनी से जो कंपनी थी केमन आइलैंड में, और ये सब में इनकम टैक्स आ गया, भाई हमको टैक्स दो। क्यों? क्योंकि वो सब चीज असल में भारत की एक हज कंपनी की इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रही थी। सीधा वो हज कंपनी खरीद लेता वोडाफोन तो डायरेक्ट ट्रांसफर तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता, तो इनडायरेक्ट किसी और कंपनी को खरीद के वो ये डील कर रहे थे। तो इट वाज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो कल देखा था। तो आंसर इज डी, कि फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, उसके साथ जुड़ा केस। तो अगेन ये क्या एक लाइन का मुद्दा है? तो यूजुअली एक एक लाइन के अंदर ही वो चीजें पूछते हैं। वापस आते थे, हम पढ़ रहे थे अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। अब प्रश्न है कि सरकारी कंपनी क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए सरकारी कंपनी? वरना अरुणाचल प्रदेश में एयरटेल जियो वाले टावर लगाएंगे, वो कहेंगे नहीं इधर तो इतने कस्टमर नहीं है। अफोर्डेबल सर्विसेज, प्रीपेड प्लान आप उनके देख लो 2000 रुपए के होंगे, बीएसएनएल थोड़ा सस्ता देगा, हालांकि बीएसएनएल ने भी अभी महंगा कर दिया। पहले कुछ ऐसा था 799 या उसमें एक साल पूरा आपका चल जाए, अभी उसके भी उसने 1200 या कुछ तो किया, बट खैर फिर भी एयरटेल और जियो से तो सस्ता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ताकि अरुणाचल प्रदेश में भी उतने टावर लगे जिसकी जरूरत है। प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अदानी अंबानी के पास सारे रिसोर्स नहीं आने चाहिए, वरना उनकी फिर मोनोपोली हो जाएगी। आपके कहा तो फिर सरकारी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो हमने देखा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसके चलते होगा क्या कि हमारे चुनाव क्षेत्र में तुम ज्यादा डेवलपमेंट करो, ये फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए, वहाँ लगनी चाहिए वगैरह। लैक ऑफ इनोवेशन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं। मेरे पास बीएसएनएल का इंटरनेट था, मैंने बंद करके प्राइवेट वाला लगाया, क्यों? फरियाद करो कोई सुनवाई नहीं, और अपना तो पूरा धंधा ही ऑनलाइन चलता है, तो अगर 1 मिनट भी इंटरनेट बंद हो तो बिजनेस लॉस है, एम्प्लॉई हड़ताल पे चले जाए, लॉस में ये चलते हैं एयर इंडिया वगैरह। तो क्या सॉल्यूशन है? सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला, रत्न स्टेटस। तो अभी आगे का मुद्दा है मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। ये क्या है कि जो कोई कंपनी, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात करें, एयरटेल जियो की बात करें, सरकारी कंपनी जैसे बीएसएनएल, ओएनजीसी, अगर वो बेस्ट काम करेगी, मतलब प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, तो सरकार उसको ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देगी। इसका मतलब क्या है कि हर चीज में मंत्री जी की दस्तखत नहीं चाहिए। विदाउट आस्किंग गवर्नमेंट यू कैन हायर मोर पीपल। कि मान लो बीएसएनएल को महारत्न स्टेटस मिल जाए कि तुम दे देना आईएम से किसी को 5 करोड़ के पैकेज में सैलरी पे रखो, हमसे पूछने आने की जरूरत नहीं।
ये सब छूट मिल जाए। यू कैन हायर मैनेजर एज मच यू लाइक, उसको जितनी सैलरी देनी है यू कैन डू दैट। आपको किसी और कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये सब में डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की दखल कम हो जाएगी, कंपनी और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ज़्यादा ऑटोनोमस बन जाएगा। तो ये फायदा होता है रत्न स्टेटस का। अब आप समझिए रत्न स्टेटस किसके लिए है? सरकारी कंपनियों के लिए, ओएनजीसी वगैरह के लिए। कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियों के लिए नहीं है, उत्तर गुजरात विद्युत के लिए नहीं है, साबरमती रिवरफ्रंट अहमदाबाद कॉर्पोरेशन की कंपनी के लिए नहीं है, रिलायंस और जियो के लिए भी नहीं है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनके लिए है। उधर भी आप समझो कंपनी के लिए, तो आरबीआई वगैरह के लिए नहीं आएगा, वो सब अलग चीज हो जाएगी। अब ये जो रत्न स्टेटस है 3 लेवल के होते हैं। मिनी रत्न की पिछले 3 साल प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें भी कैटेगरी 1 2 उस हिसाब से उनको फ्रीडम मिले। नव रत्न कि उसमें आप मिनी रत्न तो हो और उसके अलावा इतना और आपका एक्स्ट्रा अच्छा काम है तो फिर उसको थोड़ा और मदद मिले। ये जो लिस्ट है उसका लोड नहीं लेना, ये लिस्ट आउटडेटेड हो सकता है क्योंकि तो हर साल चेंज होगा, अपन हर साल में अपडेट नहीं करता क्योंकि वो वेबसाइट पे नियमित उनका कैलेंडर नहीं है कि इस तारीख को अपडेट करते हैं। और दूसरा अपनी आईएएस में ये पूछने का रिवाज कम है। और मिनी रत्न उससे बड़ी नवरत्न, उससे भी बेस्ट करने वाली सरकारी कंपनी महारत्न। महारत्न कंपनी कैसी होती है कि कम से कम 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हर साल पिछले 3 साल से कर रही है। उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं, मतलब बीएसई एनएसई पे। उसका भारत के बाहर भी प्रेजेंस है कि ओएनजीसी का सकालीन में मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पर प्लांट होगा, माइंस होंगे। अब आप लॉजिक लगाओ कि कौन सी सरकारी कंपनी की इतनी औकात है कि 5,000 करोड़ लाए। आपके बैंकों वगैरह के पास होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया एसबीआई वगैरह कोई तो नहीं गिनना है, वो सब पीएसबी है, सरकारी बैंक। हम बात करें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो उसमें बैंक और एनबीएफसी नहीं, उसके अलावा ओएनजीसी और ऐसी चीजों को देखना है। तो स्वाभाविक इतना ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा सकता है 5,000 करोड़, और वो भी सरकारी कंपनी। टेस्ला गूगल तो कमा सकते हैं, सरकारी कंपनी कौन सी होगी वो? या तो ऑयल, गैस, मेटल, बिजली, ऐसी कोई होनी चाहिए क्योंकि ऐसी बेसिक चीज जो है कि जग मार के सबको खरीदना ही पड़ेगा तभी। वरना कोई गाड़ी की कंपनी ऐसी है तो वो सरकारी इतना जोरदार इनोवेशन होगा नहीं कि वो इतना प्रॉफिट कमा ले। तो सारी ऐसी कंपनियां, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल वो गैस का काम करती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी थर्मल पावर का, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी, ये सब क्या ऑयल गैस मेटल लाइक की है, बिजली के साथ कुछ जुड़ी है। तो स्वाभाविक है ये तो पब्लिक को जबरदस्ती खरीदना ही है, तो अल्टीमेटली 5,000 करोड़ तो कमाने हैं। अभी ये जो लिस्ट है महारत्न वाला, वो ऐसा है वो जल्दी बदलेगा नहीं क्योंकि 5,000 करोड़ कमाने की औकात वाली कंपनी है ये जो 8-10 है। तो अब एमसीक्यू में कुछ और पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनी रत्न, तो हमें क्या करना है? हमें एलिमिनेशन कर देना है कि एक दो महारत्न वाली होंगी, ये नहीं होंगी बोल के, जो 50-50 हुआ तो टिक करेंगे, नहीं हुआ तो स्किप करेंगे। इसकी पूरी लिस्ट रटनी नहीं है। आईएएस में वैसे भी नहीं पूछते, बहुत किसी ज्यादा किधर पूछते हैं आईईएस परीक्षा में इंजीनियरिंग वालों को, क्योंकि वहां पर उनका वो ऐसी सरकारी कंपनियों में भी पोस्टिंग या कुछ होता है। आगे बढ़े, क्या एसबीआई महारत्न कंपनी है? मैंने बोला ना वो बैंकों को और एलआईसी वगैरह को इधर नहीं गिनना है, वो सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, ये सब उसके अलावा वाली संस्थाओं की बात है। रिलायंस एयरटेल महारत्न है नहीं क्योंकि वो सरकारी नहीं, वो तो प्राइवेट कंपनी है। बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक महारत्न है नहीं क्योंकि वो यूनियन की नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। एप्पल महारत्न कंपनी भाई वो तो सरकारी भी नहीं है, तो विदेशी कंपनियों कहां से हो सकती है? आपके इतना तुमको पता है भाई। मैंने अगर एफएक्यू में पढ़ा, इसका मतलब क्या गूगल फॉर्म में ऐसे भी लोग आएंगे जो ये सब पूछते होंगे। तो मैं प्रोएक्टिवली पहले से ही अब ऐसी स्लाइड्स रखता हूं कि डाउट होए नहीं, डाउट कम रहे। आगे बढ़ो। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखें, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न देखें। डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन वगैरह समझनी है। ओएनजीसी की 90% शेयर होल्डिंग सरकार के पास और सिर्फ 10% प्राइवेट कंपनियों के पास। फिर सरकार अपनी शेयर होल्डिंग बेच दे, मान लो 51%, तब खुद के पास रखे 49 प्राइवेट को दे दे। तो मुकेश अंबानी ने ये सब खरीदा, उसके 100 करोड़ दिए होंगे। तो एक तो फायदा क्या है, सरकार को पैसा मिल गया, ये सब सरकारी गवर्नमेंट स्कीम चलाने के लिए। और दूसरा कि अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका कंपोजिशन चेंज होगा कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ लोग बैठेंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा। तो इस कारण से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि ओएनजीसी में समझो ऐसा प्राइवेट कंपनियों का और हिस्सेदारी बन जाए तो मुकेश अंबानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे वो क्या कहेंगे? रोबोट की मदद से ऑयल गैस माइनिंग करते हैं, ड्रोन से उसकी डिलीवरी करते हैं, आदमियों की जरूरत नहीं है, कम जरूरत है, उनकी सैलरी बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको मजा नहीं आएगा कि हमारा जॉब लॉस हो जाएगा, हमें ठीक से सर्विस हमारी ठीक नहीं चलेगी, तो दे विल अपोज इट। दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो ओएनजीसी की अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ तो उसमें से डिविडेंड आता था। अब पहले डिविडेंड कितना आता होगा? 100 में से मान लीजिए 90 रुपीज यूनियन के पास आएगा क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर था। अब आपने आधा किसी और को भेज दिया तो हर साल जो डिविडेंड आएगा उसमें भारत सरकार को डिविडेंड कम आएगा, तो लेस डिविडेंड इनकम फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार का ये लॉजिक है कि भाई वैसे भी ये कंपनियां इतना कोई डिविडेंड दे भी नहीं रही थी, तो हमने ये बेहतर समझा कि जो मुर्गी सोने का अंडा देती है तो बराबर है, नहीं देती तो पेट चीर के जल्दी जितना निकाल सके निकाल लेते हैं। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है कि पहले सरकार ने जीआरडी टाटा से एयर इंडिया उसको नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कर दिया, फिर ये लॉस में चली तो सरकार ने वापस बेच भी दिया। तो ये सब चीजें वो आप हैंडआउट में देखना आसान चीज है, मैं आपको आउटलाइन देता हूँ। पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके जमाने में क्या था? सब सरकारी होना चाहिए, सोशलिज्म। ये प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ ढंग का काम नहीं करते, वो सब रशिया के मॉडल से इंस्पायर्ड थे। उसके बाद 1991 में क्राइसिस आती है, उसके बाद सरकारी रिफॉर्म लेती है, एलपीजी रिफॉर्म, जो हम लोग सुकून से 4th पिलर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग 2nd पिलर में। फिर वो रिफॉर्म ऐसे लिए गए कि ये सब सरकारी तंत्र में मजा नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करो, और जो सरकारी कंपनी उनको भी प्राइवेटाइज करने का कुछ सोचो। तो रिड्यूसिंग द शेयर होल्डिंग इन ऑल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा उस जमाने के पीएम नरसिम्हा राव ने बोला 1991 में। उसके बाद 1998 में वाजपेयी सरकार, उन्होंने ये कहा कि देखो रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी की जो कंपनियां हैं उसमें हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके शेयर्स नहीं बेचेंगे, अपने पास रखेंगे। बाकी जितनी कंपनियां उनको कहेंगे ये सब नॉन स्ट्रेटेजिक है, ये सब बीएसएनएल वगैरह, ओएनजीसी वगैरह, उसको दे दना हम बेचते रहेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे आती है यूपीए 1, मतलब कांग्रेस सरकार थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब सीपीआई सीपीएम ये लोग की भी गठबंधन थी, कोalition थी। तो हम लोग पिलर 4 में देखेंगे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब में क्या होता है? वो लोग ये मानते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति है, वर्कर का कल्याण कर नहीं सकते, इसलिए सब सरकारी होना चाहिए, सरकारी कंपनियां होनी चाहिए। तो क्योंकि वो कोalition पार्टनर हैं सीपीआई सीपीएम वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो वो अपोज करेंगे। इसलिए सरकार ने ये तय किया, मनमोहन सिंह सरकार ने फर्स्ट टाइम में, कि प्रॉफिट कमाने वाली सरकारी कंपनियां जैसे मान लो बीपीसीएल, उसका कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, उसको प्राइवेट को नहीं बेचेंगे। जो सिक है, बीमार है, जैसे मान लो आईडीबीआई बैंक हो, मान लीजिए एयर इंडिया हो, उसको भी नहीं बेचेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, टैक्स पेयर का और पैसा उसमें डालेंगे, उसको वापस खड़ा करने की कोशिश करेंगे। दैट वाज यूपीए 1, जिसमें लेफ्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां थी। फिर आया यूपीए 2 2009 से 14 तक। उस वक्त कोalition में से ये लोग हट गए, कम्युनिस्ट, सीपीआई वगैरह। तो मनमोहन सिंह को ज्यादा खुली छूट मिल गई कि अब मुझे ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म की कुछ चिंता है नहीं, दे दनादन अब सभी सरकारी कंपनियों में अप टू 49% शेयर हम बेच देंगे। उसके वास्ते नए टूल्स इस्तेमाल किए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो क्या था? एक खोखे के अंदर शेयर्स डाले और उसके हिसाब से 10-10 रुपए के नए यूनिट्स निकाले, पिलर 1 से हम देख चुके हैं। ये जो सब पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट करके, वो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा। उसमें से बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन, मतलब बासेल लॉन्च के लिए सरकारी बैंकों को पैसा देना, मेट्रो रेल, न्यूक्लियर एनर्जी, एग्जिम नाबार्ड वगैरह को पैसा देना, ये काम हम करेंगे। तो ये सब चला। उसके बाद 2014 में आ गई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने भी दे दनादन डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। एक हो सकता है आईपीओ ला दो उसका और उसमें अपने शेयर्स बेच दो। दूसरा हो सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, कि खोखे में 10-12 कंपनियों के शेयर्स और उसके 10-10 रुपए के यूनिट बेच दो, पिलर 1 में देखा था।
तीसरा हो सकता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, कि आम जनता को शेयर ऑफर मत करो, केवल एलआईसी, ईपीएफ इन सबको किसी सरकारी कंपनी के शेयर्स बेच दो। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम हो सकता है जिसमें केवल नॉन रिटेल इन्वेस्टर को ही सरकार अपने शेयर्स ऑफर करेगी। फिर हो सकता है ऑफर फॉर सेल, मतलब छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल सभी लोग, उनको हम हमारे ये जो भी ओएनजीसी के 5% शेयर्स बेच देंगे, ऑफर फॉर सेल। और छठा या पांचवा मुद्दा होगा शेयर बायबैक, कि ओएनजीसी वो सरकार की जो 90% है उसमें से कुछ शेयर खुद ही खरीद ले और उसकी लायबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर अपने आप क्या हो जाएगा, ये 80-20 जैसा हो जाएगा रादर देन 90-10। कि गवर्नमेंट कंपनी itself buys the shares owned by government, ताकि गवर्नमेंट की शेयर ओनरशिप कम हो जाए, प्राइवेट सेक्टर वाली ज्यादा दिखे, तो ऐसा शेयर बायबैक करके भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्या क्यों कैसे वो में नहीं जाना है, एक एक लाइन में याद रखना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के 5 प्रकार या मेथड्स हैं, करने टूल्स हैं, आईपीओ, एक्सचेंज रेट फंड, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल एंड शेयर बायबैक, पांचों तरीके से मोदी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। बस एक एक लाइन में याद रखना है, पीएचडी नहीं करनी है। अब सरकार ने कहा देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमको और पैसा चाहिए। अब मान लीजिए ओएनजीसी के जितने शेयर्स हैं, उसके अलावा ओएनजीसी की बहुत सारी एसेट्स हैं, जैसे उनके गेस्ट हाउस होते हैं, मतलब ओएनजीसी के जो अधिकारी हैं वो घूमने जाएंगे तो उनके रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी का गेस्ट हाउस हो। ओएनजीसी के अपने कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम छोटे छोटे हैं, तो क्यों ना हम ये सभी रेंट पे चढ़ा दें, तो शेयर्स हम भले ना बेच पाए खद से ज्यादा, रेंट पे चढ़ा के भी वहां से पैसा लाते हैं। सो वी विल मोनेटाइज द अनयूज्ड लैंड एसेट्स ऑफ द सरकारी कंपनीज बाय सेलिंग रेंटिंग चीजें। इसके बारे में और सुकून से हम पढ़ेंगे पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट तो हमने कुछ समझा। अब अगला मुद्दा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए एलआईसी के 100 में से 5% जनता को बेच दिया, 95 सरकार ने खुद के पास रखा, तो हमने कहा डिसइन्वेस्टमेंट है। एयर इंडिया की 100% ओनरशिप सरकार ने बेच दी, अपने पास 0% रखा, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। व्हेन गवर्नमेंट नो लॉन्गर कीप्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, तो एक प्रकार से आपके तो प्राइवेटाइजेशन ही बोल देते, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे। उसका कारण ये है, नीति आयोग ने ये कहा है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो अपने दिमाग में क्या आता है, नेगेटिव वाइब आती है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट मचाते हैं, अदानी अंबानी देश को बेच दिया, सूट-बूझ की सरकार है, तो सब ट्विटर वगैरह में नेगेटिव पीआर ज्यादा होती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन शब्द का उपयोग वो टालते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इसको वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो वही है, सरकारी कंपनी को पूरा बेच देना, सरकार अपने पास कंट्रोल ना रखे। वैसी बात है कि टॉयलेट को टॉयलेट नहीं, पाउडर रूम या वॉशरूम कहता कि वो नजर में नहीं आए। एनीवेज ये सब चल रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह जैसे आईडी बैंक का 2 साल से बोल रहे हैं, अभी तक वो होएगा बाद में, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया वगैरह वगैरह। फिर आया कोरोना, कोरोना में हुआ आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें सरकार ने कहा भी दे दनादन प्राइवेटाइजेशन करते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, सब बेच देते हैं। अब उसमें उन्होंने ये तय किया है कि मान लो कोई मिलिट्री डिफेंस के साथ जुड़ी कंपनियां है या ऑयल गैस की कंपनी है, तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब उसमें मान लीजिए 2 ऑयल कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, दोनों सरकारी कंपनी है। तो सरकार ये करेगी कि मान लो इंडियन ऑयल को वो बेच दिया अदानी को और केवल बीपीसीएल को रखे जो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो कीप ओनली वन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दो, यानी उसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। ऑप्शन 1 या दूसरा ऑप्शन कि दोनों को मर्ज करके बस एक ही कंपनी सरकारी रखो। तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें हम ऐसा करेंगे, केवल एक सरकारी कंपनी होनी चाहिए, उससे एक से ज्यादा है, या तो उसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे एयर इंडिया जैसा, या हम उसको मर्ज कर देंगे। उसके अलावा जो जो कंपनियां, मान लीजिए रिस्ट वॉच, एक एचएमटी रिस्ट वॉच थी, घड़ी बनाने की कंपनी, तो ये सब स्ट्रेटेजिक तो है नहीं, मतलब इससे क्या देश का भारत पाकिस्तान या चीन या कुछ नहीं, या इससे पूरा देश खतरे में आ जाएगा, ये बैंक बंद हो गया तो नहीं। तो ये सबको हम प्राइवेटाइज कर देंगे एयर इंडिया की तरह, और मान लीजिए प्राइवेटाइज करते वक्त कोई इन्वेस्टर नहीं मिले तो इसको बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, इसका जमीन मशीनरी बेच देंगे और पूरा खेल खत्म। तो ये सब बातें कोरोना में चली, फिर 2021 बजट आया और 2020 में कोरोना, तो स्वाभाविक है आप क्रोनोलॉजी समझो, 2020 का बजट कब आया था, फरवरी में कोरोना, पहली फरवरी का तो नहीं था, मतलब चीन में या कहीं होगा, भारत में हमने तो नहीं देखा। तो उस वक्त सरकार को कल्पना ज्यादा नहीं थी, फिर कोरोना, फिर उन्होंने अनाउंस किया। अब उसको ज्यादा अच्छे से अनाउंस करने के लिए क्या होगा, एक साल बाद जो बजट आएगा 2021, तब तो पता है कोरोना है, उसमें ये सब बातें और स्ट्रक्चर तरीके से उन्होंने बताई कि देखो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो 4-5 हैं, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, और इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम कम से कम एक सरकारी कंपनी रखेंगे, एक से ज्यादा होगी तो या तो मर्ज कर देंगे या प्राइवेटाइज कर देंगे, आपके बराबर है। तो फिर ट्रांसपोर्ट में एयर इंडिया को क्यों उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, भाई आप ये समझो ना, आईआरसीटीसी वगैरह रेलवे की कंपनियां कायम है, तो उसने कहा देखो हमने अपनी बात के हिसाब से बराबर है, एयर इंडिया प्राइवेटाइज, रेलवे वाली नहीं की तो है। तो ओनली वन गवर्नमेंट कंपनी, बाकी जितनी उनको मर्ज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, बाकी जितने सेक्टर्स हैं, ये रिश्वत से लेके कुछ भी, वो सबको हम प्राइवेटाइज करेंगे, कोई कस्टमर नहीं मिला तो शट डाउन कर देंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट समझ लिया, प्राइवेटाइजेशन यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट समझ लिया। तीसरा ऑप्शन क्या, शटिंग डाउन, जैसे एचएमटी रिस्ट वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म और ऐसी बहुत सारी होपलेस कंपनियां, क्योंकि अब समझो टाइटन और बाकी रिस्ट वॉच हैं, और आजकल तो टाइटन भी क्या पब्लिक सब की, मुझे तो एप्पल का और ऐसा सब स्मार्ट वॉच लेना है, तो कौन इसे खरीदेगा, आपके इसको प्राइवेटाइज कर, प्राइवेटाइज भी कौन खरीदे, टाइटन के भाई मेरे खुद की रिस्ट वॉच में कैसे बेचूं, उसका मैं सोचता हूं आपका क्या ले। हिंदुस्तान फोटो फिल्म, पहले आप याद करें रील होती थी, कैमरा में लगती थी, उसको डेवलप करना होता था, फोटो स्टूडियोज होते थे, अब तो सब डिजिटल हो गया, तो इसलिए इसका भी कौन देखेगा, तो कोई इन्वेस्टर मिला नहीं और ये सब लॉस में चल रही थी। तो सरकार ने कहा ये सारी कंपनी को शट डाउन करते हैं, मतलब इसके शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, शट डाउन, इसकी जितनी जमीनें बेच देंगे, जितनी मशीनरी बेच देंगे, जो पैसा है तो वर्कर का कुछ बकाया, बैंकों का लोन बकाया खत्म, वो सेटल कर देंगे और केस खत्म। सो दैट इज थर्ड थिंग। ये पूरी चीज ग्राफिक्स के जरिए आपके अंडर में दी है कि ओएनजीसी में मान लो 100 थे, उसमें से 90 किया तो डिसइन्वेस्टमेंट, 51 तक किया तो भी डिसइन्वेस्टमेंट, फिर 5% हो गया तो मतलब फिर सरकार माइनॉरिटी बन गई, प्राइवेट पार्टी मेजॉरिटी हो गई, तो बराबर है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। फिर प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक कंपनी रखेंगे, बाकी जितनी उसका बंद कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, तो दिस इज डन। अभी देखिए ये जो था प्राइवेटाइजेशन, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डीपीएम, उन्होंने ये कहा है प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। आप कहेंगे सरकार माइनॉरिटी हो जाए या 0% शेयर होल्डिंग हो जाए, बराबर। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए ओएनजीसी में 51 तक है तो हम कहेंगे सरकारी है, गवर्नमेंट ओन है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यूनियन के पास 50 है और अदानी के पास 50, आधा आधा हो जाए, तो भी हम इसको प्राइवेटाइजेशन मान लेंगे कि इफ 50% और मोर इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड विद मैनेजमेंट कंट्रोल, तो हम उसे प्राइवेटाइजेशन ही कहेंगे, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। आपके आधा आधा है तो फिर तो वो ना सरकारी है ना प्राइवेट है, तो उसको प्राइवेट क्यों बोल रहे हो तुम, क्योंकि उसने बोला मैनेजमेंट कंट्रोल चला गया। देखिए कोई कंपनी होती है उसमें कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, कुछ डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, सुषुप्त, तो सरकार के अब से ओएनजीसी को अदानी चलाए, हम बस घर पे बैठेंगे और प्रॉफिट में से डिविडेंड तुम हमको देना, तो देन ही इज अ डोरमेंट पार्टनर। तो फिर उसमें आप क्या कहें, प्राइवेट कंपनी है अभी। फिर उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है हमें वो पूरा बीकॉम नहीं करना, हमें बस याद रखना है कि टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि 50% और मोर ट्रांसफर अलॉन्ग विद मैनेजमेंट कंट्रोल, तो वो कंपनी का, वो सरकारी कंपनी का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन हो गया, ऐसा बोला जाता है। अब हर साल बजट में सरकार कहेगी कि हमें इतना सब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 2024 बजट में उन्होंने कहा कि हम ये सब सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेचेंगे और हमें उसमें से 50,000 करोड़ की इनकम हो जाए, ऐसी उम्मीद है। रियलिटी में क्या हुआ, उससे कम ही पैसा है, 33,000 करोड़। लगभग पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो भी टारगेट होता है वो फुलफिल नहीं होता।
इसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो बीच में ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद कुछ समय आप याद करें शेयर बाजार थोड़ा डाउन चला। तो मतलब सरकार ने सोचा होगा कि 100 यूनिट हम शेयर बेचेंगे और हमको 100 रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। 100 यूनिट बेचेंगे 90 रुपए मिलेंगे क्योंकि शेयर का भाव गिर गया। आप कहने बीच में पिछले साल थोड़ा ऊपर गया था। और उसमें भी आप समझो कि मान लीजिए पूरा सेंसेक्स 10% ऊपर गया। सरकारी कंपनियों का भाव उतना ऊपर नहीं जाता, वो ऐसा होगा वो 8% ही गया होगा क्योंकि पूरे सेंसेक्स में आप समझो रिलायंस, टीसीएस बहुत सारी कंपनियों के चलते वो ऊपर जाता है। लेकिन ये जो सरकारी कंपनियां हैं उसका भाव उतना ऊपर नहीं जाता है। उसके साथ जुड़ा कांसेप्ट क्या है? बीटा। तो बीटा से हमें क्या पता चलता है कि शेयर मार्केट के एवरेज के मुकाबले इसका रिटर्न तेज है या कम है। कम होना भी बुरी बात नहीं है। इसका मतलब कि अगर ये मार्केट 10% गिरेगा तो ये सरकारी कंपनियों का 10% नहीं गिरेगा, वो मान लो 8% ही गिरेगा। एनी फॉर दैट रीजन आल्सो कि सरकार को लगता है शेयर बाजार ऊपर जाएगा हम 50,000 करोड़ कमाएंगे, लेकिन ऊपर भी जाए तो भी उनको हाथ में 33,000 करोड़ ही आते हैं। तो पिछले कुछ सालों से तकलीफ है। ओएनजीसी क्या है? सरकारी कंपनी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एलआईसी क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस का सब काम कर रहा है, बैंक के अलावा। तो इन सबको सरकार ने ये कहा देखो तुम जितना प्रॉफिट कमाते हो उसका 30% तुमने हमें डिविडेंड के रूप में देना है। मिनिमम डिविडेंड रूल है। तो मतलब अगर 100 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, 30 रुपए सरकार को देना है, बाकी 70 का क्या करोगे? वो ओएनजीसी पर है कि बाकी पैसे से वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन करे, कोई ब्रांड एम्बेसडर हीरो हीरोइन को रख ले, वो उसकी मर्जी है। 130 तो आपने हमें मिनिमम डिविडेंड देना होगा अपने प्रॉफिट में से। आपके बराबर है। तो फिर एसबीआई और बाकी बैंकों का क्या है? वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये जो मिनिमम डिविडेंड रूल्स हैं वो सरकारी कंपनी और सरकारी एनबीएफसी के साथ जुड़ा है। सरकारी बैंकों का अलग रूल होगा, वो क्या मुझे नहीं पता क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी आया नहीं। ये वाला रूल भी मुझे नहीं पता था, लेकिन पिछले 4 महीने में न्यूज़पेपर में आया तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें मेंस के भी और ऑब्जर्वेशन है, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक जब हम मेंस के क्लास में जाएंगे। तो बजट, उसका कैपिटल पार्ट, उसमें हमने रिसीट ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से उधारी में पैसा ले लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, ये देखा। अब बस 5-10 मिनट का ही काम है कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं। लेट मी जूम इन। 2025 का बजट, उसका कैपिटल पार्ट। तो उसमें पैसा आ रहा है उधारी में करीब 15 लाख करोड़। उसमें भी आप समझो 15 लाख करोड़ तो इंटरनल भारत के इन्वेस्टर दे रहे हैं लोन में, बाकी 23,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक IMF वगैरह से आ रहा है। तो एवरेज आप बोले तो वो 15 के आसपास है। दिस इज डेट रिसोर्सेज उधारी में है। फिर सरकार ने अब ये सोचा कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है ओएनजीसी वगैरह कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हमें 47,000 करोड़ आ जाएंगे। हमने ये सब स्टेट गवर्नमेंट को लोन का पैसा दिया था जिसके दो कंपोनेंट थे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वगैरह की जो भी लोन रिकवरी वो हम लिखेंगे करीब 30,000 करोड़ है। तो नॉन डेट से करीब 79 to 80,000 करोड़ आ जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखो कि 15 लाख करोड़ उधारी का और ये करीब 80,000 करोड़ बिना उधारी का, तो करीब 16 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल रिसीट्स आ रहे हैं। ओके ओके। और इसमें आप देखिए मेजॉरिटी ज्यादातर पैसा क्या है? लोन का पैसा है। और उसमें भी मेजॉरिटी कौन सा है? इंटरनल सोर्सेज से 15 लाख करोड़, एक्सटर्नल तो 23,000 करोड़ है। अब ये सब पैसा दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। सामने कैपिटल खर्चे भी होंगे। कैपिटल खर्चे क्या होंगे? जो भी सब फिजिकल फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट होती है। तो हाईवे हॉस्पिटल कुछ बनाया, उसी तरह भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री, इन सबको लोन में पैसा दिया। तो एक प्रकार की फाइनेंशियल एसेट्स हो गई, आप याद करें बैंकों के लिए लोन एसेट है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालदीव्स मॉरिशस को लोन देता है तो वो अपनी एसेट को उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाएंगे। तो लोन्स गिवन बाय यूनियन ये भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटगोइंग। उसी तरह भारत सरकार एसबीआई वगैरह की कुछ शेयर्स बॉन्ड खरीदे बार्सिलोना कंप्लायंस के लिए, तो सरकार ने फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह यूनियन पुराने लोन चुका है जिसके दो कंपोनेंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जितना कमाया, प्रिंसिपल जितना रिटर्न किया यूनियन ने वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इंटरेस्ट जितना रिटर्न किया इन्वेस्टर्स को भारत सरकार ने उसे हम किधर लिखेंगे? रेवेन्यू पार्ट के अंदर। ये सब दिया आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स के साथ। हाँ, तो हमें समझना क्या है। भारत सरकार अगर स्टेट्स को लोन देता है तो ये सब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो चल ही रहा था। फिर 2020 में आत्मनिर्भर इनिशिएटिव ड्यूरिंग कोरोना, उसमें भारत सरकार ने कहा देखो तुमको हम और एक्स्ट्रा लोन देंगे 50 लाख करोड़ का कुछ। लेकिन ये ऐसे लोन्स हैं जो केवल हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यूज करना, 50 साल के बाद रिटर्न करना, और इस पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से ब्याज का कुछ पैसा नहीं मांगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे। वैसे 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये यूनियन ने स्टेट्स को दिए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट एपेक्स लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन्स। उसके बाद हर एक बजट में ऐसा कुछ ना कुछ उन्होंने जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। फॉर एग्जाम्पल 2023 बजट में इन्होंने कहा देखो इस साल भी हम आपको 50 साल के टेन्योर वाले 0% इंटरेस्ट वाले लोन्स देंगे। लेकिन हर साल वो थोड़ी शर्तें चेंज करते हैं। 2023 में ये बोला कि हर एक स्टेट ने अपने बड़े शहर में या कैपिटल राजधानी में एक यूनिटी मॉल खोला है और उसमें ये सब हैंडीक्राफ्ट और ये सब चीजें बेचो। बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलो, पुलिस वालों के लिए हाउसिंग, आवास की व्यवस्था करो, पुराने सरकारी व्हीकल कबाड़ी में बेच के नए खरीदो, वगैरह वगैरह। तो ये सब के लिए जो ये सब क्या एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के साथ जुड़े कंसेप्ट्स हैं, उसके लिए भी कैपेक्स लोन दिए जाते हैं। अभी रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में आप याद करें जो खर्चे होते हैं आउटगोइंग, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ने खुद लोन लिया है यूनियन ने, और उसका जो इंटरेस्ट ब्याज चुकाना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो कंपोनेंट है, तो जो इंटरेस्ट चुकाना है उसी में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, 11 लाख करोड़। फिर सब्सिडी के अंदर करीब 4 लाख करोड़ में देखा, फिर स्टाफ को सैलरी देना, उसके भी खर्चे होते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या काउंट होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स, मतलब फाइनेंस कमीशन ने ये जो भी पंचायती राज बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के जो पैसे दिए जो हमने थर्सडे लेक्चर में देखे थे, तो ग्रांट्स दिए गए वो करीब 3-4 लाख करोड़ के जाएंगे। अभी सरकार का क्या कहना है? सरकार हमेशा ये चाहेगी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हम बहुत बढ़ा रहे हैं, ऐसा वो दिखाना चाहिए ताकि सब पब्लिक को लगे हाँ तुम तो बहुत जोरदार हाई हॉस्पिटल खोल रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ तो कायदे से तमीज से जितना क्लासिफिकेशन में आता है वो तो लिखेंगे, लेकिन ये नंबर को और बढ़ाना है तो क्या किया जाए? तो फिर वो नए नए लॉजिक इन्वेंट करेंगे कि देखो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट, उसके अंदर ये फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स में जो स्टेट्स को पैसा दिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी तो वो सब बड़ी वाली क्रेन, बुलडोजर ये सब चाहिए। तो ये तो रेवेन्यू थोड़ा हुआ, ये तो सब एसेट हो गया ना, ये तो कैपिटल का हिस्सा था। तो वो क्या करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद से जो इस तरफ किया, जो लॉजिकल बात है, जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से सही है, उसमें 11 लाख करोड़ लिखा। फिर वो कहेंगे फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स का जो पैसा गया वो भी सब कैपिटल एसेट बनाता है, तो ये भी 4 लाख करोड़ हम इसमें गिनेंगे। तो दिस प्लस दिस, और वो कहेंगे नई डेफिनेशन है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना प्रभावी पूंजीगत खर्च। तो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है, भारत सरकार ने नया डेफिनेशन इन्वेंट किया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर वो इसको मत देखो, बड़ा नंबर देखो, एंड सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे डरना नहीं है, उसका क्या बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया, उस साइड का तो ऐड करना है तो खत्म। अब ये सब हाईवे हॉस्पिटल पे इतना खर्च क्यों करना चाहिए? मान लीजिए एक नया टनल या ब्रिज बनाने के सरकार ने 100 रुपये खर्च किया, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सी, होटल, सब इंडस्ट्री को काम मिलेगा, उसके चलते स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, रबर सब इंडस्ट्री को काम मिलेगा। तो ऐसी मल्टीप्लाई इफेक्ट है कि 150 रुपीस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सिर्फ 100 रुपीस स्पेंड करने से 150 का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये तो एक प्रकार से गुणक प्रभाव हुआ ना, इधर जितना करोगे उसका 1.5 टाइम्स कुछ हो रहा है, मल्टीप्लाई इफेक्ट है ऑन जॉब क्रिएशन, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए सरकार ने ये धनाधन कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए।
ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाईवे हॉस्पिटल बनाए, तब लॉजिकल बात है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपके लैंड बिल्डिंग व्हीकल बराबर है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, रॉ मटेरियल एंड अनसोल्ड इन्वेंटरी। मतलब जो फोन बनाया लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, वो सब क्या है? उसकी कैपिटल एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट मेड्स इन अदर शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज, अकाउंट्स रिसीवेबल। वो आप याद करें, पार्ले जी ने जो बेचा है बिस्किट, पर रिटेलर ने अभी पैसा वापस नहीं किया, उधारी में लिया था, वो सब चीजें, कैश डिपॉजिट वगैरह। तो ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इधर फंड छोटे दिखे तो आप हैंड आउट में सुकून से पढ़ना, और कुछ होती है इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब उसको टच नहीं कर सकते। पेटेंट्स हैं, लाइसेंस फी है, क्लाइंट का डेटाबेस है, गुडविल, वो बायजूस ने खरीदा व्हाइट हैट को, वो हम समझाता पिलर 1C में, खुद का वेबसाइट का डोमेन नेम है, उसको भी आप मतलब nike.com, उसे किसी और को बेचो तो वो भी पैसा देगा ना, तो वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। अब तो ये सब लिस्ट याद रखना। यूपीएससी ने कुछ बार क्या मिक्स मैच करके इसके भी एमसीक्यू बनाए। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। कल संडे को भी लेक्चर है और फिर मंडे को भी लेक्चर है। नोट पेन लेके आना, ट्राई टू अटेंड इट लाइव। 3-4 सवाल इसी में से आए हैं 2025 में, और आए हैं तो मैं फ्रेश नया पढ़ाऊंगा ऐसा भी नहीं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, उसके बाद वो सवाल आए, क्योंकि सिंपल वाले फॉर्मूला था, उस हिसाब से वो सब गिनना था। तो वेरी इजी थिंग, पर वो लाइव में पढ़ेंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो रविवार को भी क्लास है, सोमवार को भी क्लास है, नोट पेन लेके आना। मिलते हैं। जस्ट मिनट, लेट मी से, ये एक एमसीक्यू हम करते हैं, उसके बाद जाते हैं 40 सेकंड्स। इसमें से कैपिटल एसेट आप क्या समझे, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। 10 more seconds। हाँ, तो क्या लगता है कैपिटल इसमें क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सुशांत, आयुष, नवजोत, अविराज, फरहाना, जयदीप, वंशिका, पिनाक, चिराग, रजनीश, प्रियंका, रुद्र, रविंद्र, यशस्वी, मुनीश, चिन्मयी, एजाज, हर्षित, विद्या, गौरव। देखिए चैट बॉक्स में ना इधर अलग से मुझे दिखा था जिसने करेक्ट किया, बीसीएस की बात हो रही। मोहम्मद, प्रत्युष, हिमांशु, तेजस्वी, खुशी, नवीन, मानव, गौरव, महावीर, दीपक, अग्रवाल, रोहित, जहीदा, फिर अमर, प्रशांत, विकास, स्वर्णिम, आदित्य, रोशनी, कानन, अमो, ब्रिज, फैजान एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। तो हमने देखा ना, इंटरेस्ट का सब बात करेंगे, वो होगा रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में, और बोरोइंग की जो बात आएगी वगैरह वो सब क्या कैपिटल पार्ट। स्मॉल सेविंग का पैसा भी लोन में जाता है तो कैपिटल पार्ट है। तो देयरफॉर आंसर इज डी 1 3 एंड 4। 70% का करेक्ट उनको बताए, 30% का करेक्ट उनको भी लोड नहीं लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने आपको भी बताया। लेकिन कल पूरा दिन छुट्टी है, सुकून से सब मेमोराइज करें। लगभग हर एक एग्जाम में इन्होंने क्लासिफिकेशन पूछे, और ये ऐसा, ये क्लासिफिकेशन एक बार पढ़ ले, इसमें नया क्या हो सकता है। अब मुझे बताया नया क्या हो सकता है। नया बस इतना होगा कि बजट 2026 आएगा, उसमें डेटा ऊपर नीचे होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का इतना आना, और ये तो खत्म करो, दुश्मन को नॉकआउट ही कर देना चाहिए। मतलब ये फैक्ट्स पढ़ लिए, डन एंड डस्टेड। इसमें बजट में आप समझिए पूरे साल तो चेंजेस होते नहीं। जीएसटी में आप सोच सकते हैं क्योंकि वो बजट से थोड़ा अलग है, काउंसिल है। बाकी जो बजट है वो केवल फरवरी में चेंज होना है। तो थियरी एक बार पढ़ ले, फिर हर साल फरवरी में सिर्फ 2 पेज देखना होता है, ये नया डेटा इतना है, खत्म। हैव द सेम अप्रोच फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर्स की छाती मत पीटो। मैंने आपको गुरुवार के लेक्चर में भी बताया था, जो एमसीक्यू और कट ऑफ आपको क्लियर करना है, उसके पास आपको क्या ले जाता है, ये थियरी और ये कंटेम्पररी इश्यूज। करंट अफेयर्स का अपना अलग उपयोग है कि न्यूज़पेपर के वो सब कॉलम्स आपने देखे, उसमें से नया रिफ्लेक्शन लिया, वो आप मेंस में, निबंध में, फिलोसॉफिकल निबंध में, एग्जांपल की स्टडी के रूप में कोट करें, उस हिसाब से उसे देखना है। तो पहले ये सब जो बड़े सब्जेक्ट है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आप खत्म करें। कल रात वापस मिलते हैं। लेट्स